ये आ रही कंपटीशन टाइम, प्रागैतिहासिक काल, एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं हम। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। उसके बाद महापाषाण संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ, विविध मृदबान संस्कृतियाँ, तो ये सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अध्याय 1, यूनिट 1, अध्याय 1, प्राचीन भारत का इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, यूनिट 1। सबसे पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक काल है क्या। वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतः इस काल का इतिहास पूर्णतः उत्खनन में मिले पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल, इस काल की लिखित लिपि तो है, पर या तो उसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली है या उसकी प्रामाणिकता, ठीक है, जो प्रामाणिकता है वो संदिग्ध है। और हड़प्पा और वैदिक संस्कृति की गणना आदि ऐतिहासिक काल में की जाती है। आदि ऐतिहासिक काल, इस काल का इतिहास लिखित साक्ष्यों पर निर्भर करता है। इसके पुरातात्विक एवं साहित्यिक विवरण उपलब्ध है तथा लिखने लिपि पढ़ने में सफलता भी मिली है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है। ईसा पूर्व की कौन सी 6ठी शताब्दी से ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है। ठीक है, उसके बाद सेनोजोइक महाकल्प, सेनोजोइक काल, सेनोजोइक काल में स्तनपायी या स्तनधारी जो मैमल्स वो उत्पन्न हुए। और पैलियोसिन, इसका काल लगभग 8 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, उसके बाद आता इयोसिन, 6 करोड़ वर्ष पहले, इयोसिन। ओलिगोसिन कितने, 3 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले, क्या था, ओलिगोसिन। उसके बाद आता है मायोसिन, ये आपका 2 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले। ठीक है, एंड देन आता है प्लायोसिन, प्लायोसिन 1 करोड़ 20 लाख वर्ष पहले। उसके बाद प्लेस्टोसिन, प्लेस्टोसिन 30 लाख वर्ष पहले, और इसे नियोजोइक भी कहते हैं। क्या, नियोजोइक भी कहते हैं, प्लेस्टोसिन को नियोजोइक कहते हैं, प्लेस्टोसिन को। ठीक है, 30 लाख वर्ष पहले। होलोसिन, ये 10,000 वर्ष पहले था, ये इंपॉर्टेंट है। होलोसिन ये कितने, 10,000 वर्ष पहले था। और समस्त लिखित इतिहास, रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो भी मिलती है वो होलोसिन युग की, कब की है, होलोसिन युग की है। ठीक है, और उसके बाद लगभग 360 लाख वर्ष पहले प्राइमेट प्रजाति उत्पन्न हुई। कौन सी प्राइमेट प्रजाति उत्पन्न हुई, लगभग 240 लाख वर्ष पहले हेमिनोइड, क्या, होमिनोइड प्रजाति विकसित हुई। और होमिनोइड का विकास प्राइमेट से हुआ है। जो होमिनोइड प्रजाति है उसका विकास किससे हुआ है, प्राइमेट से हुआ, जो 360 लाख वर्ष पहले थी। और होमिनाइड में वानर आते हैं, कौन आते हैं, एप्स, जो एप होते हैं वो आते हैं, जिसमें आते हैं वानर होमिनोइड में। और लगभग 56 लाख वर्ष पहले होमिनिड प्रजाति विकसित हुई। क्या हुई, होमिनिड, कब, 56 लाख वर्ष पहले लगभग। ठीक, और होमिनोइड की विशेषता क्या है, पहले तो ये सीधे खड़े होकर चलते थे और इनके मस्तिष्क का जो आकार था वो क्या था, बड़ा था। ठीक है, उसके बाद वे अपने हाथों से औजार बना सकते थे। ठीक है, एंड देन तीसरा, होमिनोड का उद्भव कहाँ पे हुआ था, अफ्रीका में हुआ था। सबसे प्राचीन होमिनोड जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। कौन सा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है। और होमिनिड किस युग के है, वो प्लायोसिन युग के हैं। कब के हैं, प्लायोसिन युग के। और होमिनिड से ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो प्रजाति, होमोजेनस विकसित हुई। और रामापिथेकस प्रजाति लगभग 1.2 करोड़ वर्ष पहले आई। कब आई थी, 1.2 करोड़ वर्ष पहले आई थी, क्या, रामापिथेकस। और लगभग 56 लाख वर्ष पहले, 56 लाख वर्ष से 74 लाख वर्ष पहले तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की उत्पत्ति हुई। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस खुले मैदान में रहते थे। और ऑस्ट्रल शब्द का अर्थ है दक्षिण, तथा पिथेकस का अर्थ होता है वानर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्लायोसिन काल में थे। कब थे, प्लायोसिन काल में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज 1959 ईस्वी में तंजानिया स्थित ओल्डुवई में, ओल्डुवई गाज नामक स्थान पर हुई थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में होमो का जो मस्तिष्क है वो बड़ा, जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए और दांत छोटे होते थे। ठीक है, होमो प्रजाति में विकास का क्रम, सबसे पहले होमो हैपिलिस, ये औजार बनाने वाले होते थे। और होमो हैपिलिस के जीवाश्म इथोपिया में, ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई गॉर्ज से प्राप्त किए गए हैं। और इन्हें औजार बनाने के कारण प्रथम कारीगर मानव भी कहा जाता है। होमो इरेक्टस, ये सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर चलने वाला, इन्हें पिथेक्रैंथोपस या इरेक्टस मानव भी कहा जाता है। क्या, इरेक्टस मानव भी कहा जाता है। ये प्रजाति 2 लाख वर्ष पहले समाप्त हो गई थी। और पिथेक्रैंथोपस का अर्थ है सीधा चलने वाला कपे मानव। और पिथेक्रैंथोपस पहले मानव थे जो अफ्रीका से बाहर आए,
और होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका एवं एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए हैं। ठीक है, अफ्रीका में भी है और एशिया महाद्वीप में भी है। किसके? होमो इरेक्टस के। और जैसे कोबीफोरा, मोरजोकुर्टे, संगीरन और पश्चिमी तुर्काना, केन्या, जावा आदि। अग्नि का प्रयोग करने वाली जो पहली प्रथम प्रजाति वो कौन सी थी? होमो इरेक्टस थी। होमो इरेक्टस ने ही जो अग्नि है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, किसने किया? होमो इरेक्टस ने। और एशिया में पाए गए जो जीवाश्म है वो अफ्रीका में पाए जाने वाले जीवाश्मों की तुलना में परवर्ती काल के हैं, यानी कि उसके बाद के हैं। ठीक है, इनकी एशिया में जो पाए गए हैं वो नए हैं और अफ्रीका में पुराने। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि इन जो जीवाश्म है वो सबसे पहले कहाँ से उत्पत्ति हुई थी? अफ्रीका में हुई थी। ठीक है, तो होमो सैपियंस प्राज्ञ या चिंतनशील मानव, ये चिंतनशील मानव होमो सैपियंस या बुद्धिमान व्यक्ति, वाइज मैन के लिए प्रयुक्त एक लैटिन भाषा का शब्द है। इस शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग कॉर्लिनियस ने किया था। किसने किया था? कॉर्लिनियस ने। और होमो हाइडेलबर्ग ये क्या है? होमो हाइडेलबर्ग ये प्रजाति 8 लाख से 1 लाख वर्ष पहले तक थी। और जर्मनी के हाइडेलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडेलबर्गेसिस कहा गया है। होमो निएंडरथल ये प्रजाति लगभग 1,30,000 वर्ष पहले से 35,000 वर्ष पहले तक थी। क्या थी? होमो निएंडरथल। ये जर्मनी की निएंडर घाटी जो निएंडर वैली है उसमें पाए गए जीवाश्मों को होमो निएंडरथैलिस कहा गया है। समाधान की शुरुआत निएंडरथॉल मानव ने की थी। जो समाधान है उसकी शुरुआत किसने की थी? निएंडरथॉल मानव ने की थी। और यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडेलबर्गेसिस और होमो निएंडरथैलेसिस प्रजाति के हैं। और ये दोनों ही होमो सैपियंस आदि प्राज्ञ मानव प्रजाति की है। होमो सैपियंस ये प्रजाति वर्तमान मानव प्रजाति है जो लगभग 30,000 वर्ष पहले अस्तित्व में आई थी। और उनकी 2 विशेषताएं थी। पहली थी उभरी हुई ठोड़ी का विकास, और दूसरा यानी कि प्रोट रोडिंग चिन और खोपड़ी। दूसरा है कि दूसरा क्या है? खोपड़ी का पश्च भाग, जो साइड वाला भाग है खोपड़ी का, वो कैसा है? गोलाकार है। बैक ऑफ द स्कल इज राउंडेड। ठीक है, और पत्थर के औजार बनाने और इनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य इथोपिया और केन्या से मिलता है। संभवतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। लेकिन सबसे पहले पाषाण औजार बनाने का जो श्रेय है वो होमो हैबिलिस प्रजाति को दिया जाता है। पाषाण उपकरणों के क्रमिक चरण देख लेते हैं। सबसे पहले ओल्डोवान, इसके बाद एबी वैली, एशुली, क्लेक्टोनियन, लेओलवाई, माइकोक्यून, मोस्तारी। ओल्ड वन क्या है? इसे मोड 1 भी कहा जाता है। ये होमो हैबिलिस से संबंधित संस्कृति है। इसकी खोज तंजानिया स्थित ओल्डू वाई गोर्ज से लुई लीके ने 1930 के दशक में। इसका काल 26 लाख से 17 लाख वर्ष पहले का है। ठीक है, ये ओल्ड वन। उसके बाद एबी वैली, ये यूरोप की सबसे पुरानी पाषाण औजार संस्कृति है, लेकिन ये यूरोप तक सीमित रही। इसका काल 6 लाख से 4 लाख वर्ष पहले का है। इसके हस्तकुटार लंबे, चौड़े और भारी भरकम और बेडोल होते थे। इसे तैयार करने के लिए गहरे प्राथमिक सड़कों की केवल एक श्रृंखला उतारी जाती थी। एशुलिया एशुरियन, इसे मोड 3 भी कहा जाता है। और फ्रांस के सेंट एशुल से प्राप्त औजारों के आधार पर इसका नाम एशुली रखा गया। और एशुली पाषाण और औजार संस्कृति होमो इरेक्टस से संबंधित है। इसकी विशेषता अंडाकार और नाशपाती के आकार का हस्तकुठार, ओवल एंड पियर शेप्ड हैंड एक्स है। इसका काल 17.6 लाख से 1.6 लाख वर्ष पहले का है, अर्थात निम्न पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एरा का है। यह हस्तकुठार काफी छोटे एवं सुडौल होते थे। इन्हें तैयार करने में अनेक बार द्वितीयक शल्क उतारे जाते थे तथा किनारों का व्यापक परिष्कार किया जाता था। भारत में एशुलियन संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप अतिरंपकम में। कहाँ पे? मद्रास के समीप अतिरंपकम में। कौन सी संस्कृति के? एशुलियन संस्कृति के। कहाँ पे? मद्रास के समीप अतिरंपकम से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या? अतिरंपकम वो मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। और मद्रास संस्कृति का नाम कृष्णा स्वामी ने दिया था। किसने दिया था? कृष्णा स्वामी ने दिया था। उसके बाद चौथा आता है क्लेक्टोनियन। इसके औजार होमो हाइडेलबर्गेसिस से संबंधित है। ये लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व के हैं। और क्लेक्टोनियन संस्कृति संभवतः एशुली संस्कृति के साथ साथ कुछ समय तक पनपती रही। उसके बाद लोवोलवाई पेरिस के पास एक स्थान है जहाँ से
फ्लंट पत्थरों के पाषाणकालीन औजार मिले हैं। लोलवाई पत्थरों से शल्क उतारने की विधि टेक्निक है जो मध्य प्लेस्टोसिन काल की है। यह पाषाण और औजार संस्कृति 3 लाख से 1 लाख वर्ष पहले की है। और पाकिस्तान नल्ला में सोहन नदी घाटी के औजार लोलवाई तकनीकें हैं। कौन सी? लोलवाई तकनीकें हैं। और तमिलनाडु में अतिरंपकम कहाँ पे? तमिलनाडु में अतिरंपकम, ये महाराष्ट्र में नेवासा महाराष्ट्र में। तो नेवासा से भी इस तरह के औजार मिले हैं लोलवाई, ठीक है। अतिरंपकम और नेवासा महाराष्ट्र, ये तमिलनाडु में अतिरंपकम। इसके बाद माइको क्यूएन ये क्या है? इस पाषाण औजार संस्कृति की खोज फ्रांस के ला माइको स्थल से हुई। इसका समय 1,30,000 वर्ष से 60,000 वर्ष पहले का है। इसकी खोज ऑटो हॉसर ने की थी। किसने की थी? ऑटो हॉसर ने। तो इसका समय 1,30,000 ये ऑटो हॉसर ने की थी। मोस्तारी ये निएंडरथॉल मानव के पाषाण औजार संस्कृति है जो 1,60,000 वर्ष पहले से 40,000 वर्ष पहले की है। यह मध्य पूरा पाषाण काल के समय है। मध्य पूरा पाषाण काल का समय है। कौन सा? मोस्तारी। ये निएंडरथॉल मानव के पाषाण औजार संस्कृति है। उसके और डेनमार्क के विद्वान C.J. थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर 1836 ईस्वी में मानव इतिहास को त्रिकाल 3 एज सिस्टम पाषाण, कांस्य और लो स्टोन, सबसे पहले स्टोन, ब्रॉन्ज, कांस्य और आयरन लो काल में विभाजित किया है, ठीक है। और 1865 ईस्वी में जॉन लुबॉक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्ट्रिक टाइम्स, किसकी? जॉन लुबॉक की है। उसमें है जो पाषाण काल का विभाजन पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक में किया। अर्थात पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबॉक ने किया था। 1961 ईस्वी में कॉम्सन और ब्रेडवुड ने नव पाषाण काल तक के समय को 3 भागों में विभाजित किया या बांटा है। प्रथम पूरा पाषाण काल, द्वितीय मध्य पाषाण काल तथा तृतीय नव पाषाण काल है। जिनमें नव पाषाण काल को उन्होंने भोजन उत्पादन काल भी कहा है। और पाषाण काल का विभाजन पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और पूरा पाषाण यानी कि पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण यानी मेसोलिथिक और नव पाषाण यानी कि नियोलिथिक में किया है। मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में 24 नवंबर 1859 ईस्वी को चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रकाशित हुई। पहले पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। 1970 ईस्वी में एडोल्ड लॉर्डेट ने पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज यानी कि मध्य पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज, उच्च पूरा पाषाण काल यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज। सबसे पहले ऊपर वाला लोअर और सबसे नीचे वाला बाद वाला है वो क्या है? अपर पैलियोलिथिक है, ठीक है। बीच वाला मिडिल, तो ऐसे याद रखना, ठीक है। और पूरा पाषाण काल में हथियारों का आविष्कार एक क्रांतिकारी घटना है। पूरा पाषाण काल के लोग निग्रिटो जाति के थे। पूछा जाए तो पूर्व पाषाण काल के जो लोग थे वो किस जाति के थे? निग्रिटो जाति के थे। किस जाति के? निग्रिटो जाति के। और सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मई 1863 में मद्रास के पास स्थित पल्लवरम स्थान से पूरा पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया, जो कि एक हस्त कुठार हैंड एक्स था। और रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता, फादर ऑफ इंडियन प्रीहिस्ट्रिक आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। और योजनाबद्ध तरीके से बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार और वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थानों से मिलता है। पहला है द इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव से 5 लाख वर्ष पहले का, और दूसरा जर्मनी में शनि जैन से 4 लाख वर्ष पहले का। और पूरा पाषाण कालीन लोग पूर्णतः आखेट पर निर्भर थे। पूरा पाषाण कालीन लोग वो पूर्णतः किस पर? आखेट पर निर्भर थे। और वे खानाबदोश घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। और इस काल में मानव खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता मात्र था, उत्पादक नहीं था, ठीक है। उत्पादन नहीं करता था, सिर्फ उपभोक्ता था। और महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान से प्राप्त हुए उत्खनन में कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिनके आधार पर मानव का जो अस्तित्व है वो 14 लाख वर्ष पहले माना जा सकता है। और बोरी गांव में महाराष्ट्र में बोरी से निम्न पूरा पाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात की गई। तो पूछा जाए तो निम्न पूरा पाषाण काल जो प्राचीनतम तिथि है वो ज्ञात की गई है, बोरी से की गई है। तो ये बोरी कहाँ पे है? ये बोरी महाराष्ट्र में,
बस याद रखो, मुंबई में मतलब बोरीवाली है, तो कोई तो महाराष्ट्र में, ठीक है। और फ्रांस में स्थित टेरा अमाटा, फ्रांस में टेरा अमाटा, ये बोरी कहाँ पे है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में बोरी। नेक्स्ट, फ्रांस से स्थित टेरा अमाटा, फ्रांस में टेरा अमाटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोंपड़ियां मिली है, जो सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थी। और केन्या में छेंसुजावा और दक्षिण अफ्रीका में स्वार्ट क्रॉन्स में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, ठीक है। और जो 14 लाख से 10 लाख वर्ष पुराने हैं। केन्या में किलोम्बे और ऑर्लो जैसाइली के खनन स्थलों से हजारों की संख्या में शल्क उपकरण, फ्लैग टूल्स और हस्तकुटार हैंड एक्सेस मिले हैं, जो 7 लाख से 5 लाख वर्ष पहले के हैं। स्पेन की अल्टामेरा, ये कहाँ पे, स्पेन, अल्टीमेरा कहाँ पे है, गुफा, अल्टीमेरा की गुफा कहाँ पे है, स्पेन में है, ठीक है। अल्टामेरा की गुफाएं स्पेन में है। और अल्टामेरा की गुफाओं से, स्पेन की अल्टामेरा गुफाओं से 1779 ईस्वी में प्रागैतिहासिक मानव की चित्रकारी मिली है या जानवरों के चित्र मिले हैं। फ्रांस की लेस कॉक्स एवं शोवे की गुफाओं से भी जानवरों के सैकड़ों चित्र मिले हैं। इन सभी गुफाओं के चित्र 30,000 से 12,000 वर्ष पहले के हैं। और दफनाने की प्रथा का सर्वप्रथम साक्ष्य 3 लाख वर्ष पहले का है, दफनाने का, ठीक। और चूल्हे के इस्तेमाल के बारे में सबसे पहला साक्ष्य 1,25,000 वर्ष पहले का है। उसके बाद पूरा पाषाण काल, या इसको कहें तो निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है, या लोअर पैलियोलिथिक एज, ये 25 लाख से कब तक है, 10 लाख ईसा पूर्व तक, 25 लाख से 10 लाख ईसा पूर्व तक, 25 लाख से 10 लाख नहीं, ये क्या है, 1 लाख वर्ष पहले तक है, ठीक है। और 25 लाख से 1 लाख वर्ष पर। और पूरा पाषाणकालीन या निम्न पूरा पाषाणकालीन उपकरणों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। इस समय के जो उपकरण मिलते थे उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है छॉपर शॉपिंग पेबुल संस्कृति, ठीक है। और छॉपर शॉपिंग शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग H.L. मोवियस ने किया था। इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब, जो नल्ले में है भी, और की सोहन घाटी, सिंधु की सहायक नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति कहते हैं, इसीलिए इसे सोहन संस्कृति कहते हैं। और टेरा यो पीटरसन ने सोहन घाटी में इस काल के मानव को द्वितीय अंतरहिम युग, सेकेंड जो इंटर ग्लेशियल एज है, वो बताया, ठीक है। और सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में डी.एन. वाडिया, सोहन घाटी का जो पितामह भी कहा जाता है डी.एन. वाडिया को, उन्होंने 1928 में इस संस्कृति का उत्खनन कर उपकरण सोहन घाटी नदी से प्राप्त किए थे। और सोहन संस्कृति शब्द पहली बार 1936 ईस्वी में H.D. टेरा, हेलमट डे टेरा ने किया था। और 1930 के R.U. टॉड ने सोहन घाटी की पिंडी खेप स्थल का उत्खनन किया था। 1935 ईस्वी में H.D. टेरा और T.T. पीटरसन के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियों के बोथवार पठारी भाग का सर्वेक्षण कर पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त किए। H.D. सांकलिया ने सोहन घाटी में मानव आवास के साक्ष्य एवं हस्तकुटार प्राप्त किए। सोहन नदी घाटी में कुल 5 वेदिकाएं, कितनी 5 वेदिकाएं मिली है, हस्तकुटार संस्कृति, हैंड एक्स कल्चर और एशुलियन संस्कृति। दूसरी कौन सी है, हस्तकुटार संस्कृति, पहली पेबुल वाली, उसके बाद दूसरी हस्तकुटार संस्कृति, या इसको एशुलियन संस्कृति भी कहते हैं, एशुलियन संस्कृति भी कहते हैं। हस्तकुटार संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मई 1863 ईस्वी में मद्रास के पास स्थित पल्लवरम कहाँ पे, मद्रास तमिलनाडु में, पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त की। उसके बाद सितंबर 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट एवं डब्ल्यू किंग ने मद्रास के समीप अतिरंपकम से तथा जनवरी 1864 ईस्वी में फिर से पल्लवरम से कई उपकरण प्राप्त किए। और मद्रास के समीप वद्दमदुरै से भी कई उपकरण प्राप्त हुए हैं। हस्तकुटार संस्कृति को मद्रासी संस्कृति, जो हस्तकुटार संस्कृति है उसको मद्रासी संस्कृति या मद्रास उद्योग, मद्रास इंडस्ट्री भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये है
हस्तकुटार संस्कृति को मद्रास संस्कृति कहते हैं। और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के इकट्ठे मिलने के प्रमाण मिलते हैं। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के इकट्ठे मिलने के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से। ठीक है। और पूर्व पाषाण काल पूरा पाषाण काल के जो पैलियोलिथिक एज है उसके प्रमुख औजार देखते हैं। पहले हस्तकुटार कुल्हाड़ी, दूसरा विद्रणी, तीसरा गंडासा चॉपर। ठीक है। उसके बाद खंडक चॉपिंग। और इस काल के उपकरण क्वार्ट्जाइट, किससे इंपॉर्टेंट है कि इस काल के जो उपकरण है वो किसी क्वार्ट्जाइट पत्थर से बने होते थे तथा मनुष्य पौर उपकरणों का प्रयोग करता था। वटिकाश में पेबुल, पानी की बहाव में रगड़ खाकर गोल मटोले में सपाट हुए पत्थर के जो टुकड़े होते थे उसको बटिकाश में या पेबुल कहता था। और गंडासा चॉपर पेबुल से निर्मित बड़े आकार वाले उपकरण जिनके ऊपर एक ही और फलक निकालकर धार बनाई जाती थी। खंडक या चॉपिंग, इसमें पेबुल के दोनों किनारों को छीलकर धार बनाई जाती थी। पूर्व पाषाण काल के स्थान देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्थान है जो मैपिंग में आपके शामिल है और पूछी जाती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं उत्तरी भारत में सबसे पहले जो नदर्न इंडिया है उसके देखते हैं। सोवन नदी घाटी, ये पंजाब पाकिस्तान जो सिंधु नदी की घाटी मतलब वो है। और उसके बाद कश्मीर, उसके बाद जो थार डेजर्ट है, थार का रेगिस्तान है, मरुस्थल है, उसमें राजस्थान का डीडवाना और चित्तौड़गढ़, इन दोनों स्थानों को याद रखना। ठीक है। थार का रेगिस्तान राजस्थान में, डीडवाना और चित्तौड़गढ़। उसके बाद बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। और भीमबेटका नर्मदा घाटी प्राक सोन उपक्रम सोन नदी घाटी में मल्लतपुर। ये भीमबेटका नर्मदा घाटी ये याद रखना। और बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, ये भी पूर्व पाषाण काल के है। ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक एज के हैं। बेलन घाटी मिर्जापुर और भीमबेटका नर्मदा। प्राक सोन उपकरण सोन घाटी में मल्लकपुर और छोंतरा, कलार, चौमुख आदि स्थानों से मिले हैं। छोंतरा का समय जो छोंतरा है उसका समय तृतीय अंतरहिम युग, थर्ड इंटरग्लेशियल एज माना गया है। और छोंतरा उत्तर व दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल था। उत्तर और दक्षिण की परंपराओं का क्या था? मिलन स्थल था। और यहाँ के उपकरणों में प्राक सोहन के फलक और सोन परंपरा के पेबुल एवं फलक तथा मद्रास परंपरा के हस्तकुटार सभी मिलते हैं। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में कोर्टल्यार नदी घाटी, कौन सी? कोर्टल्यार नदी घाटी रिवर बेसिन से पूर्व निम्न पूरा पाषाण या लोअर पैलियोलिथिक एज के काल के स्थान मिले हैं तमिलनाडु के कोर्टल्यार नदी घाटी में। ठीक है। तमिलनाडु तो कोर्टल्यार नदी के बारे में पूछा जा सकता है। फिर अब देखते हैं प्राग इतिहास की प्राप्तियां देखते हैं। भीमबेटका, यहाँ पे क्या क्या मिला है? ये होमोसैपियंस मानव की गुफा मिली है और प्रथम मानव गुफा चित्रकला का उदाहरण नहीं मिलता है। ठीक है। भीमबेटका ये जो लोअर पैलियोलिथिक है जी, पूरा पाषाण काल है वो देते हैं, पूरा पाषाण काल। और नेवासा महाराष्ट्र में, यहाँ से रोमन अरेटाइन शैली के बर्तन मिले हैं। और पटसन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नेवासा से मिले। पटसन के साक्ष्य नेवासा से। और ये कहता है आपका अंतरजी खेड़ा। ठीक है। ये अंतरजी खेड़ा आपके कहाँ पे है? यहाँ पे लोहे की भट्टियाँ, सर्वाधिक लोहे के औजार मिलते हैं। ठीक है। और जो भारत में प्राचीनतम लोहे के सबसे जो शुरुआती सबूत है वो यहीं से मिलते हैं, अंतरजी खेड़ा। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। ठीक है। ध्यान रखना, अंतरजी खेड़ा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और काली नदी के किनारे ये है। ठीक है। तो लोहे की भट्टियां हैं, सर्वाधिक लोहे के जो औजार है वो प्राप्त अंतरजी खेड़ा से हुए, ध्यान रखना कहाँ है ये ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद इनाम गांव। ठीक है। तो जो इनाम गांव है मातर देवी की प्रतिमा क्या मिली है? मातर देवी की प्रतिमा और विविध शिल्पों के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। विविध शिल्पों के प्रचलन के प्रमाण इनाम गांव से मिले हैं। इनाम गांव आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र का जो पुणे जिला है वहाँ पे है महाराष्ट्र में इनाम गांव। और ये नदी कौन सी है? नदी पूछा जाए तो आजकल नदी के किनारे वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये घोड़ नदी है, घोड़ नदी पर स्थित एक बस्ती है। ठीक है। और मेहरगढ़ आपका ये है पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है वहाँ पे है। और कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से मिला। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। और नव पाषाण काल की जो प्राचीनतम जो बस्ती है वो भी यहीं से मिली है। नव पाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती भी यहीं से मिली है। इसके बाद कौल्डी हवा की बात करते हैं। कौल्डी हवा आपका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास है ये। और यहाँ पर क्या मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कौल्डी हवा से मिले हैं। और चिरांद आपका बिहार का जो सारण जिला है वहाँ पे है चिरांद।
और हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं? चिरान से। हड्डी के उपकरण चिरान से, चावल के कोल्डी हवा से। बुरजोम ये आपका कश्मीर में है, जम्मू और कश्मीर श्रीनगर में है। और यहाँ पे गर्त आवास है, पालतू कुत्तों के मालिक के जो शव के साथ दफनाने के जो अवशेष है वो बुरजोम से मिले हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं बागोर एवं आदमगढ़। बागोर एवं आदमगढ़ ये पशुपालन के जो प्रथम साक्ष्य है, पशुपालन के प्रथम साक्ष्य यहाँ से मिले। ये बागोर ये राजस्थान के भीलवाड़ा में है, और जबकि आदमगढ़ आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में। ठीक है, तो पशुपालन के जो प्रथम साक्ष्य है वो बागोर और आदमगढ़ से मिले हैं। पल्लवरम, पल्लवरम आपका कहाँ पे है? ध्यान रखना, पल्लवरम आपका हमने उपज को पढ़ा था। पल्लवरम तमिलनाडु में है। और जो भारत का जो हैंड एक्स है वो सबसे पहला वो कहाँ से मिला है? पल्लवरम। पल्लवरम तमिलनाडु से मिला है पहला हैंड एक्स हस्तकुटार का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो पल्लवरम से मिला है। सरायनार या मेहदा, सरायनहर आपका कहाँ पे है? सरायनहर ये जो सरायनहर और मेहदा ये दोनों जो उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है वहाँ पे है। ठीक है, और मानव के अस्थि पंजर का जो पहला अवशेष है वो सरायनार या मेहदा से मिला है, प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश में। सरायनार ये मानवीय आक्रमण या युद्ध का साक्ष्य वो भी यहीं से सरायनार से मिला है, मानवीय आक्रमण या युद्ध का साक्ष्य। और उसके बाद माहुर जारी, यहाँ से क्या मिला है? माहुर जारी से आपका इस्पात का साक्ष्य मिला है। इसका स्थान देखें तो ये आपका महाराष्ट्र में, माहुर जारी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इस्पात का साक्ष्य मिला, क्या किसका साक्ष्य मिला है? इस्पात का साक्ष्य माहुर जारी से मिला है। पिकली हल आपका है, पिकली हल कहाँ पे है? पिकली हल जो कर्नाटक का जो रायचूर जिला है, रायचूर दो आप भी है। ठीक है, कर्नाटक का रायचूर जिला है, वहाँ पे पिकली हल है। और भस्म टीले यहाँ से मिले हैं, एवं निवास स्थान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, निवास स्थान के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। देमाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। क्या है? जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है देमाबाद, महाराष्ट्र में। ठीक है, गिलून ये राजस्थान में है, परस्तर फलक उद्योग यहाँ से मिला है। कायथा एवं एरन, ये कायथा और एरन दोनों मध्य प्रदेश में है। और भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति की सबसे प्राचीनतम बस्तियां हैं। भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति की जो सबसे प्राचीनतम जो बस्तियां हैं वो कौन सी है? कायथा एवं एरन है। ठीक है, उसके बाद गुनगेरिया ये मध्य प्रदेश में है। भारत की सबसे बड़ी जो ताम्र निधि गुनगेरिया से मिली है। लंगनाज आपका कहाँ पे? गुजरात में है। और मध्य पाषाण संस्कृति क्या है? मध्य पाषाण संस्कृति है माइक्रोलिथ। ठीक है, के सर्वोत्तम जो साक्ष्य वो लंगनाथ गुजरात से मिले हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। ये भीमबेटका होमो सैपियंस मानव की गुफा, प्रथम मानव गुफा, चित्रकला के उदाहरण नेवासा, रोमन अल्टाइन के बर्तन, पटसन का साक्ष्य, अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में, लोहे की भट्टियां, सर्वाधिक लोहे के औजार प्राप्त हुए, इनाम गांव, माता देवी की प्रतिमा, विविध शिल्पों के प्रचलन के प्रमाण के। और मेहरगढ़ में कृषि का प्राचीन साक्ष्य मिला है। नौपाषाण काल की प्राचीन बस्ती है पाकिस्तान में। कोल्डी हवा चावल के साक्ष्य, चिरांद बिहार में, हड्डी के उपकरण, बुरजोम कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, गर्त आवास पालतू कुत्तों के पता है सबको। ठीक है, बागोर आदमगढ़ भीलवा ये राजस्थान में, और आदमगढ़ ये उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से क्या मिले? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पल्लवरम से हैंड एक्स कुटार प्रथम साक्ष्य मिले हैं। सरायनार या मद्दा में मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष मिला है। ठीक है, और माहुर जारी इस्पात का साक्ष्य मिला है। सरायनार मानवीय आक्रमण युद्ध का साक्ष्य भी सरायनार राय से मिला है। पिकली हल कर्नाटक का रायचूर में, और भस्म टीले और निवास स्थान के साक्ष्य मिले हैं। देमाबाद जोरे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल, वेरी इंपोर्टेंट है देमाबाद जोरे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल। और गिलून राजसमंद राजस्थान में, ये प्रस्तर फलक मिले हैं। कायथा एवं दोनों मध्य प्रदेश में। भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति की सबसे प्राचीन बस्तियां हैं। गुनगेरिया मध्य प्रदेश में, ये भारत में सबसे बड़ी ताम्र निधि मिली है। और लंगनाथ गुजरात से मध्य पाषाण संस्कृति माइक्रोलिथ के सर्वोत्तम जो उदाहरण है वो लंगनाथ गुजरात से मिले हैं। ठीक है, और तमिलनाडु में मिले न्यून पूरा पाषाण काल के स्थान कौन कौन से? तमिलनाडु में। ठीक है, पल्लवरम ये रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में इसकी खोज की थी। अतिरंपकम ये तमिलनाडु में, ठीक है, मद्रास में अतिरंपकम। और रॉबर्ट ब्रूस फुट एवं विलियम किंग ने इसकी खोज की थी। ये क्या है? वदमदूरे ये तमिलनाडु में, वदमदूरे तमिलनाडु में। और मानजान कारनई ये भी तमिलनाडु में है। और नर्मदा घाटी से होमो इरेक्टस या आदि होमो सैपियंस मानव के अस्थि अवशेष मिले हैं। नर्मदा घाटी के हथनोरा
नर्मदा घाटी के हथनोरा जो कि मध्य प्रदेश में है, स्थल से 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया ने होमो इरेक्टस आदि होमोसैपियंस प्रागैतिहासिक मानव की खोपड़ी का जीवाश्म खोजा है। ये भारत से खोजा गया प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म है। हथनोरा से हाथी के जीवाश्म भी मिले हैं और आंध्र प्रदेश की कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है, और गिद्धलूर और करीमपुरी एवं नागार्जुन ये आंध्र प्रदेश में है। इससे निम्न पूर्व पाषाण काल के स्थल क्या है, लोअर पैलियोलिथिक एज के कौन से स्थान है, कर्नूल, गुत्तलूर, करीमपुरी, नागार्जुनकोंडा, ये जो चारों स्थल है वो निम्न पूर्व पाषाण का स्थल है। कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, कर्नाटका में इसामपुर है। पूर्व पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाने का एक केंद्र था। इसामपुर कहाँ पे है, कर्नाटका में। ठीक है, और मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सोन नदी घाटी में सिहावल से निम्न पूर्व पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। मध्य प्रदेश की सिहावल, कौन सी, सोन नदी घाटी। और भारतीय उपमहाद्वीप में सिंध तथा केरल को छोड़कर सभी स्थानों से पूर्व या लोअर जो पैलियोलिथिक एज है उसके अवशेष प्राप्त होते हैं, सिवाय सिंध और केरला में नहीं मिले हैं। बाकी सभी जगहों से जो लोअर पैलियोलिथिक एज है उसके अवशेष प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखते हैं मध्य पूर्व पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज, जिसका काल है वो 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक, 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक है। और पूर्व पूर्व पाषाण काल, पूर्व पूर्व पाषाण काल जो लोअर पैलियोलिथिक एज है, निम्न पूर्व पाषाण काल है, उसके बाद के समय को भारत में वी एन मिश्रा द्वारा मध्य पूर्व पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज या SD सांकलिया द्वारा श्रृंखला 2 सीरीज 2 और KD बनर्जी ने नेवासियन, GC महापात्रा ने द्वारा मध्य पाषाण युग, ठीक है, मिडिल स्टोन एज, तथा AK घोष द्वारा शल्क संस्कृति, फ्लैग कल्चर के नाम से जाना गया है। HD सांकलिया ने 1955 ईस्वी में सर्वप्रथम मध्य पूर्व पाषाण काल संस्कृति चरण की खोज गोदावरी की सहायक जो परवरा नदी घाटी है, कौन सी, परवरा नदी घाटी है, परवरा रिवर वैली के स्थित नेवासा महाराष्ट्र से की थी। किसने, HD सांकलिया ने। और HD सांकलिया ने गोदावरी नदी के तट पर स्थल नेवासा, ये कहाँ पे, गोदावरी नदी के तट पर नेवासा, क्यों, मध्य पूर्व पाषाण काल की संस्कृति का प्रारूप स्थल, एक ड्राफ्ट स्थल है जो घोषित किया। और कॉर्विन महोदय द्वारा खोजे गए मध्य पूर्व पाषाणिक स्थल छिरकी, ये जो नेवासा महाराष्ट्र से पहले पूरा पाषाणिक शिविर और उद्योग, फर्स्ट पैलियोलिथिक कैंप एंड फैक्ट्री के साक्ष्य मिलते हैं। मोस्तारी संस्कृति मध्य पूर्व पाषाण काल से संबंधित, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मोस्तारी संस्कृति है वो मध्य पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्तारी संस्कृति किससे, मध्य पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। और मध्य पूर्व पाषाण काल के प्रमुख उपकरण देखते हैं। सबसे पहले फ्लक या ब्लेड, ये मध्य पूर्व पाषाण काल का देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक वेदनी आती थी पॉइंट्स, उसके बाद वेदक, फलक और शल्क से बनी खोटसनी, स्क्रेपर, मैट ऑफ फ्लेक्स। और इस काल के उपकरण मुख्यतः शल्क, फ्लेक पर आधारित है। ये क्वार्टजाइट के स्थान पर, ध्यान रखना, हमने जो पहले लोअर पैलियोलिथिक एज हमने देखा है उसमें क्वार्टजाइट पत्थर के बनाए जाते थे, लेकिन मिडिल पैलियोलिथिक एज में हम देखते हैं कि ये जो शल्क है वो ये क्वार्टजाइट के स्थान पर किससे, शर्ट पत्थर आता है, शर्ट और जैस्पर और फ्लिंट आदि के पत्थरों से बने हैं। इस काल में प्रधानता फलकों, ब्लेड की थी, किसमें, मध्य पूर्व पाषाण काल में। इसलिए SD सांकलिया ने मध्य पूर्व पाषाण काल को क्या कहा है, फलक संस्कृति कहा है। क्या कहा है, फलक संस्कृति या ब्लेड कल्चर नाम दिया है। खुरचनी एवं वेदक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण थे, अतः इसे खुरचनी वेदक संस्कृति, स्क्रेपर, बोरल कल्चर भी कहा जाता है। मध्य पूर्व पाषाण काल के स्थान देखते हैं। मध्य पूर्व पाषाण काल के स्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं अक्सर। महाराष्ट्र में क्या है, नेवासा महाराष्ट्र में, बिहार में सिंह भूमि और पलामू हालांकि झारखंड में है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में छकिया, वाराणसी में सिंगरौली बेसिन, ये मिर्जापुर में, ठीक है। और बेलन घाटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी उत्तर प्रदेश में है, मध्य पूर्व पाषाण काल, ठीक है। और मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं, रायसेन जिला में भीमबेटका की गुफाएं, ये भी मध्य पूर्व पाषाण काल की है, ठीक है, भीमबेटका गुफाएं। और गुजरात में सौराष्ट्र का होता है। हिमाचल प्रदेश में व्यास बाणगंगा सिरिस्का घाटी, ये भी मध्य पूर्व पाषाण काल की, ठीक है। और दक्षिण राजस्थान में वैगन, बैराज और कादम्बली घाटियाँ, ठीक है, ये है।
वागन, बैराज और पादमली घाटियाँ। और राजस्थान में अजमेर में बूढ़ा पुष्कर झील इन थार मरुस्थल से प्राप्त मध्य पूर्व पाषाणकालीन उद्योगों उपकरणों को वी एन मिश्रा ने लूणी उद्योग की संज्ञा दी। क्या लूणी उद्योग की संज्ञा दी है मध्य पूर्व पाषाण काल की। और संघावी गुफा स्थल, संघावी जो पूरा स्थल है, गुफा पूरा स्थल है, वो मध्य पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। संघावी गुफा पूरा स्थल मध्य पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। उसके बाद तीसरा उच्च उत्तर पूर्व पाषाण काल या अपर पैलियोलिथिक एज, उच्च पूर्व पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज, जो 40,000 ईसा पूर्व से 1 लाख। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था, लोअर पैलियोलिथिक एज, ये आपका 25 लाख से 1 लाख तक। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या आया, मध्य पाषाण काल 1 लाख से 40,000 तक। उसके बाद उच्च पूर्व पाषाण का अपर पैलियोलिथिक एज, ये 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। और उच्च पूर्व पाषाण काल के औजार फलक, ब्लेड पर आधारित है। ये फलक ये दक्षिणी संस्कृति, ब्लेड एंड ब्रिम कल्चर कहलाती है। इसे चाकू संस्कृति भी कहते हैं। ये जो अपर पैलियोलिथिक एज है, इसको चाकू संस्कृति भी कहते हैं। क्या चाकू संस्कृति, पहले जो मध्य वाला उसको फलक संस्कृति। और फलक ब्लेड के उपकरणों के निर्माण में छड़, जैस्पर, फिल्मिट आदि पत्थरों का उपयोग किया गया है, जो मध्यकाल में किए गए थे वही। ठीक है। और उच्च पूर्व पाषाण काल के स्थल वेरी वेरी इंपोर्टेंट, झारखंड का सिंहभूम, ये उच्च पूर्व पाषाण काल का, झारखंड का सिंहभूमि उच्च पूर्व पाषाण काल। मध्य प्रदेश जोगदहा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जोगदहा, भीमबेटका, बम्बूरी, रामपुर, बागोर। और महाराष्ट्र का पटने, बदने और इनाम गांव वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इनाम गांव ये भी आपका किसका है, अपर पैलियोलिथिक एज का। आंध्र प्रदेश में रेनीगुंटा और वेमुला, नागार्जुनकोंडा, पुरनूल में बिरला सुरगम गुफाएं, और प्रकाशम जिले में पलेरू घाटी, पलेरू वैली। ठीक है। कर्नाटक में सोरापुर दोआब में सलवादगी और मेरल भवी। गुजरात में पावगढ़ में विस्ती, और राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर, ये अपर पैलियोलिथिक एज का। भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं से भारत में गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य पाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। पहली बार गुफाओं का प्रयोग एवं गुफा चित्रकारी का प्रारंभ इसी काल में हुआ। यद्यपि भीमबेटका में गुफा चित्रकला की शुरुआत उच्च पूर्व पाषाण काल में हुई, लेकिन भीमबेटका में सर्वाधिक संख्या में चित्र मध्य पाषाण काल के हैं। आंध्र प्रदेश में बेटम चेरला के पास स्थित स्थल मुच्चतला चिंतामणि गवी से उच्च पूर्व पाषाणकालीन गुफा के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरणों में 90% से अधिक हड्डियों से बने हैं। गुफा केव को स्थानीय भाषा में गावी कहा गया है। इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता हड्डी निर्मित उपकरणों का प्रचलन है, जो सर्वाधिक संख्या में आंध्र प्रदेश के मुच्चतला चिंतामणि गवी शिलाश्रय से मिले हैं। उच्च पूर्व पाषाण काल की हड्डी निर्मित माता देवी की प्रतिमा उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, बेलन वैली में इलाहाबाद स्थित लोहंदा नाला से प्राप्त हुई है। ये दुनिया की प्राचीनतम अस्थि निर्मित माता देवी की मूर्ति है। हालांकि रॉबर्ट जी बेटनरिग ने इसे उच्च पूर्व पाषाण काल का एक क्षतिग्रस्त हड्डी बरसे सिर बतलाया है। महाराष्ट्र स्थित पटने के से शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल के टुकड़े पर कुरेद कर बनाई गई लाइनें इस काल की कला के प्रमाण हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी सबसे पहले 1860 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की कैन नदी के किनारे से प्राप्त हुई है। और भारत में उच्च पूर्व पाषाण काल के अवशेष सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और बेलन घाटी और सोन घाटी में अनेक उत्तर पूर्व पाषाणिक स्थलों का पता चला है। ठीक है, बेलन घाटी और सोन घाटी में। और 1960 के दशक में इन दोनों घाटियों में जी आर शर्मा के द्वारा अन्वेषण किया गया। और बेलन घाटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से उत्तर पूर्व पाषाणिक चरण से लेकर नव पाषाण युग तक के एक बसावट अनुक्रम का पता चला है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित बिलासपुर ग्राम से प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुर्नूल से ही पूरा पाषाण काल में राख के साक्ष्य मिले हैं। और मैदिलियन कल्चर को उच्च पूर्व पाषाण काल अपर पैलियोलिथिक की अंतिम संस्कृति कहा जाता है, इसको मैग्डेलिनियन को। और मूलतः पश्चिमी यूरोप की इस संस्कृति का नामकरण फ्रांस की वजेरे घाटी में स्थित मेडेलियन नामक स्थल से प्राप्त शैलाश्रयों के बाद इस स्थल के नाम पर हुआ है। उच्च पूर्व पाषाण काल की विशेषताएं
नए चकमक उद्योग की स्थापना, आधुनिक स्वरूप वाले मानव यानी कि होमो सैपियंस प्रज्ञ मानव का उदय हुआ। इसके बाद तो दूसरा मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। पहले तो हमने पूरा पाषाण काल पढ़ा, ठीक है। पैलियोलिथिक एज के भी 3 भाग भी हमने पढ़े, ठीक है। लोअर है, ठीक है, मिडल है और अपर, उसकी भी अलग अलग देखे हमने। उसके बाद हम देखते हैं मध्य पाषाण काल, ठीक है। ये वो पहले वाला 10,000 तक था, ठीक है। तो ये बीच में ट्रांजिशन जोन 1,000 था, और फिर 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक क्या था, मध्य पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। मध्य पाषाण मेसोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम जो सबसे पहले जो प्रयोग है वो हॉर्डर माइकल वेस्ट्रूप महोदय ने किया था। और मध्य पाषाण काल के उपकरणों में माइक्रोलिथ्स की भारत में सर्वप्रथम खोज है वो 1867 ईस्वी में CL कलाइल ने विध्यांचल रैन में की थी। कहाँ पे की थी? विध्यांचल मध्य प्रदेश वाला, ठीक है। और भारत में मध्य पाषाण काल होलोसिन युग के साथ शुरू हुआ था। सूक्ष्म पाषाण उपकरण माइक्रोलिथिक टूल्स का संबंध मध्य पाषाण काल से है। प्रमुख उपकरण चैल्सिडोनी से बने हैं तथा औजार बनाने की तकनीकी फ्लूटिंग कहलाती है। जो औजार बनाने की वो तकनीकी वो क्या कहलाती है? फ्लोटिंग कहलाती है। मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल गुजरात, नंगनाज, रतनपुर और कन्नेवल, लोटेश्वर आदि। आंध्र प्रदेश नागार्जुनकोंडा, गित्तलूर, रेनिगुंटा, जालापुरम आदि। कर्नाटक में बेल्लारी में संगनकल्लूर, तमिलनाडु में तन्नेवेली टेरिसम, पश्चिम बंगाल में वर्धमान में वीर भानपुर ये पश्चिम बंगाल का मध्य पाषाण काल का है। मध्य प्रदेश का भीमबेटका और होशंगाबाद में आदमगढ़ ये भी मध्य प्रदेश में आदमगढ़, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में मोरहना पहाड़, बगही खोर और लेखैया। इलाहाबाद में चौपानी मंडलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, चौपानी मंडलो, ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये कौन सा मध्य पाषाण काल का है, ठीक है। और महरूडी प्रतापगढ़ में सरायनार, ये भी मध्य पाषाण काल का है। और मेहदा और दमदमा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दमदमा और मेहदा ये भी मध्य पाषाण काल के। और राजस्थान का तिलवाड़ा बाड़मेर, ये इस स्थान में मैं गया हुआ हूँ, देख के आया हूँ। ये जो स्थल थे वो हमारे पास ही पड़ता है, मतलब 20-25 किलोमीटर होगा। और बागोर ये भीलवाड़ा में है। बिहार पैसरा ये है। बागोर भीलवाड़ा राजस्थान का। आजमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से लगभग 5,000 ईसा पूर्व के पशुपालन के जो साक्ष्य है वो प्राप्त होते हैं, जो कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य है। VN मिश्रा द्वारा उत्खननित स्थल बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे स्थित है, जो भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल, लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया है, ठीक है। और भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य पाषाणिक स्थलों में सबसे अधिक संगोपन ने एकदम अच्छी तरह से संगोपन अन्वेषण इसी स्थल का किया गया है, ठीक है। और बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय या महासतियों का टीला भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बागोर टीला को आदिम संस्कृति का संग्रहालय और महासतियों का टीला भी कहा जाता है। बागोर से नर कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन एवं व्यवस्थित अंत्येष्टि सिस्टेमेटिक बुरियल्स के प्रमाण मिले हैं। इस स्थल से जंगली एवं पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई जो अस्थियां हैं वो भी मिली है। यानी यहाँ से VN मिश्र को सन 1968 से 1970 में लोह काल के उपकरण भी मिले हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज में स्थित भीमबेटका का उपकरण VS वाकनकर ने किया। यहाँ की गुफाओं से मध्य पाषाण काल के उपकरणों के साथ ही मानव अंत्येष्टि के प्रमाण भी मिले हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ के शैलाश्रयों से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ्स प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज RV जोशी ने की थी। किसने की थी? RV जोशी ने की थी। और मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के 2 शैलाश्रय मिले हैं, जिनका नाम जम्बू द्वीप और भ्रांतनेर, डेरोती द्वीप या प्रागनेर है। और उत्तर प्रदेश के मोरहना पहाड़ में चित्रयुक्त शैलाश्रय मिले हैं। इन शैलाश्रयों में चित्रों में 2 रथों के चित्र मिले हैं। इन रथों के तीर, कमान और भाले लिए हुए पैदल सैनिकों के समूह से घिरा हुआ दिखाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सूक्ष्म पाषाण पुरावशेषों में धनुष बाण भी शामिल थे। और भारत में मानव के अस्थि पंजर का सबसे जो पहला अवशेष है वो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नहर राय एवं मेहदा से प्राप्त हुआ है अस्थि पंजर, ठीक है, जो मध्य पाषाण कालीन है। यहाँ की कब्रों से अंत्येष्टि संस्कार विधि का पता चलता है। और सराय नहर से प्राप्त मानव जीवाश्म प्राचीनतम मानव जीवन
ह्यूमन फॉसिल्स है। ये महत्वपूर्ण है कि भारत से आदि मानव के जीवाश्म नहीं मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत से जो आदि मानव के जीवाश्म नहीं मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सराय नाहर राय से मानवीय आक्रमण या युद्ध का महत्वपूर्ण साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये। और सराय नाहर राय की खोज केसी ओझा ने की थी। तथा उत्खनन का कार्य वो किसने किया था? जी.आर. शर्मा ने करवाया था। सराय नाहर राय से संयुक्त रूप से 2 पुरुषों और 2 स्त्रियों के एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। सराय नाहर राय एवं महादा ऐसे पहले स्थल है जहाँ स्तंभ गर्त पाए गए हैं और स्तंभ गर्त आवास के लिए निर्मित झोंपड़ियां हैं। इन दोनों ही जगहों से गर्त चूल्हे भी मिले हैं। सराय नाहर राय से लगभग 8 और महादा से लगभग 35 चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। एक ही कब्र से 3 कंकाल मानव अर्थात त्रिमानव समाधि दमदमा से एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम बूचड़खाने वध स्थल का जो साक्ष्य है वो महादाह से मिला है। ठीक है। और महादाह से हड्डी श्रृंग सिंह के आभूषण तथा स्त्री पुरुष की युगल समाधि भी मिली है। हाथी दांत की लटकन दमदमा से प्राप्त हुई है। दमदमा में सर्वाधिक समाधान 41 मानव समाधान मिले हैं, जबकि लेखैया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है। और प्राचीन झोंपड़ियों का सर्वप्रथम साक्ष्य पैसरा से, जबकि झोंपड़ी का विस्तृत साक्ष्य चौपानी मांडो से प्राप्त हुआ है। चौपानी मांडो की झोंपड़ियां मधुमक्खी के छत्ते जैसी है। चौपानी मांडो की, ठीक है, ये इलाहाबाद में। और मध्य प्रदेश स्थित बारह शिमला उत्तर प्रदेश स्थित 2 स्थलों बरकच्छा और सिद्धपुर में बड़े बड़े कारखाने थे। बरकच्छा से घिसे हुए पत्थर के कुटार का ठूंठ प्राप्त हुआ है। लंगनाज गुजरात का उत्खनन एस.डी. सांगलिया ने किया। और लंगनाज से प्राप्त उपकरण भारत में मध्य पाषाण काल के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के सर्वोत्तम नमूने हैं। और गेंडे की हड्डी के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। लंगनाज शुष्क क्षेत्र में खोजा गया पहला साक्ष्य है। कन्नेवली गुजरात से ऊंट, गेंडे, नीलगाय, हिरण, जंगली सुअर की हड्डियां मिली है। यह उत्खनन भी एस.डी. सांकलिया ने किया था। और लोटेश्वर गुजरात से लगभग 4000 ईसा पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ उत्खनन का कार्य 1990-91 में हुआ था। ठीक है। और तमिलनाडु स्थित स्थल टेरी समूह या टेरीटेला की खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। टेरीटोला का अर्थ है बालू का टीला। और यहाँ से मध्य पाषाण काल की 11 बालू के टीले तथा प्लिंट एवं चार्ट निर्मित अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। टेरी समूह के प्रस्तर उद्योग का प्रमुख कच्चा माल स्टपिक और हल्का भूरा सुरंग प्रस्तर है। कर्नाटक में बंगलोर के निकट जल्लाहल्ली के आसपास के प्रस्तर औजारों की एक नवीन विशेषता रोमन लिपि के डी अक्षर के आकार डी शेप्ड के तिरछे तीर फलकों ट्रांसवर्स एरो हेड का उत्पादन है। और पश्चिम बंगाल स्थित वीर भानपुर का उत्तोलन कार्य बीबी लाल द्वारा किया गया था। और यहाँ गड्ढे या छिद्र भी मिले, जिनके बारे में समझा जाता है कि ये चित्र खंभे करने के लिए खोदे गए हैं। जंगली छावल हस्त निर्मित मरपन अन्नाकार के साक्ष्य चौपानी मांडो से मिले हैं। और मध्य पाषाण काल के पालतू जानवरों में कुत्ता प्रमुख था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मध्य पाषाण काल के पालतू जानवरों में कौन प्रमुख था? कुत्ता प्रमुख जानवर था। ठीक है। और मध्य पाषाण काल में धनुष बाण, लकड़ी की डोंगी का निर्माण, शवों को दफनाने की प्रथा अर्थात अंतिम संस्कार प्रथा की शुरुआत हुई। भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्जापुर जैसे मध्य पाषाण कालीन स्थल अपनी समृद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। एल्चिन इसे चित्रकारी की अपेक्षा कार्बन वर्तिका से बनाया गया रेखांकन कहता है। इन सभी जगहों के चित्रों में विषय मुख्यतः पशु है। क्या है? पशु। और आदमगढ़ में गेंडे के शिकार का दृश्य चित्र। आदमगढ़ में गेंडे के शिकार का दृश्य कहाँ से? आदमगढ़ में। और आदमगढ़ मध्य प्रदेश। ठीक है। आदमगढ़ कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और भारत में अग्नि का सर्वप्रथम जो प्रयोग, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, भारत में अग्नि का सर्वप्रथम प्रयोग मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज के अंतिम चरण या नव पाषाण काल में हुआ। मध्य काल के अंतिम चरण या नव पाषाण काल में विस्तृत रूप से हुआ था। ठीक है। और अग्नि की जानकारी या खोज निम्न पूरा पाषाण काल में हुई थी। अग्नि की खोज तो कहाँ को हुई थी? निम्न पूरा पाषाण काल में हुई थी। किंतु भारत में इसका जो नियमित प्रयोग है वो हम नव पाषाण काल में देखते हैं। लेकिन भारत में जो शुरुआती जो प्रयोग है वो मध्य पाषाण काल में हो गए थे। लेकिन ऐसे बड़े पैमाने पे अगर नियमित प्रयोग देखे रेगुलर, तो वो नव पाषाण काल में शुरू हुआ। और आंध्र प्रदेश में ज्वालापुरम कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में से दक्षिण एशिया की प्राचीनतम लघु पाषाण औजार फैक्ट्री
माइक्रोलिथिक टूल्स फैक्ट्री के प्रमाण मिले हैं। और उसके बाद तीसरा देखते हैं नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। ठीक है, तो नियोलिथिक जो एज है उसका 4000 से ये कब तक है, 1000 ईसा पूर्व तक है। 4000 से 1000 ईसा पूर्व तक है। और नवपाषाण नियोलिथिक शब्द का जो पहली बार प्रयोग है वो 1865 ईस्वी में जॉन लुबॉक महोदय ने किया था, ठीक है, द्वारा काम में लिया गया। और गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन एवं अन्य उत्पादक संस्कृति भी कहा गया है। क्या? अन्य उत्पादक संस्कृति कहा है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को अन्य उत्पादक संस्कृति कहा। नवपाषाण क्रांति शब्दावली का प्रयोग गॉर्डन चाइल्ड ने 1936 ईस्वी में अपनी पुस्तक मैन मेक्स हिमसेल्फ में किया है। इनकी मानव ने सभी को बनाया उसने किया है। और भारत में नवपाषाण काल के जो प्रथम स्थल की जो खोज है वो ले मैसूरियार ने 1860 ईस्वी में कहाँ पे की थी? टॉन्स नदी घाटी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे की थी, टॉन्स नदी घाटी में। और टॉन्स नदी घाटी से प्राप्त उपकरण नवपाषाण युग का ही था, जो कि एक सेल्ट था जो 1860 में मिला था, ठीक है। पूरा पाषाण काल का उपकरण 1863 ईस्वी में मद्रास के पास स्थित पल्लवरम, पूरा पाषाण काल का उपकरण 1863 ईस्वी में मद्रास के पास स्थित पल्लवरम स्थान से प्राप्त किया गया। तथा मध्य पाषाण काल के उपकरणों की भारत में जो सर्वप्रथम खोज है वो 1867 ईस्वी में विंध्याचल में हुई थी, विंध्याचल रेंज में की गई थी। और भारत में प्रथम नवपाषाण कुठार, फर्स्ट नियोलिथिक पॉलिश्ड स्टोन एक्स 1842 ईस्वी में मिंडोन टेलर ने रायचूर कर्नाटका में लिंगसुगुर से मिला है। लिंगसुगुर कर्नाटका, रायचूर, ठीक है। और 1872 ईस्वी में बेल्लारी आपका यहाँ पे कर्नाटका में है, विलियम्स फ्रेजर ने नवपाषाण के स्थल की खोज की थी, ठीक है, बेल्लारी में 1872 ईस्वी में। और 1872 लॉर्ड मेयो रिकॉर्ड जनरल था उस समय, ठीक। और लॉर्ड मेयो नहीं था, सॉरी। पत्थर की कुल्हाड़ी नवपाषाण काल का प्रमुख औजार, जो पत्थर की कुल्हाड़ी है वो नवपाषाण काल का प्रमुख औजार है। और इस काल के उपकरण पॉलिश किए हुए पत्थरों, पॉलिश स्टोन के बने हैं। अतः ये पॉलिश किए हुए उपकरणों की संस्कृति कही जाती है। ये पॉलिश किए हुए उपकरणों की संस्कृति कही जाती है, ठीक है, नवपाषाण काल, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट फुट ने नवपाषाण उपकरणों को 78 वर्गों में बांटा है। कितने? 78 वर्गों में बांटा है, जिसमें 41 चमकीले पॉलिश वर्ग के और 37 भद्दे खुरदरे वर्ग के थे। और नवपाषाण काल में कृषि की जो सर्वप्रथम वो शुरुआत है वो हुई थी। कृषि की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई थी? नवपाषाण काल में हुई थी। और इस काल की सबसे बड़ी खोज गेहूं मानी जाती है। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी खोज अगर कहा जाए तो वो क्या है? गेहूं मानी जाती है। और रेगुलर कृषि की शुरुआत भी इसी से हुई थी, जो आमतौर पर मटर की भी खेती शुरू हुई थी, और मटर की भी नवपाषाण काल से खेती शुरू होनी हो गई थी, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती 7000 ईसा पूर्व की बलूचिस्तान पाकिस्तान में बोलन दर्रे के पास स्थित मेहरगढ़ में है, ठीक है। और मेहरगढ़ 1794 ईस्वी में 1974 ईस्वी में जीन फ्रांकोइस जॉर्जिस के निर्देशन में खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का अन्य भंडार एवं रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बोलन नदी घाटी के किनारे स्थित मेहरगढ़ में गेहूं एवं कपास की खेती होती थी। सर्वप्रथम रागी की खेती की गई थी। किसकी? रागी की खेती की गई थी। और पालतू भैंस का जो प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ से 7 पुरातात्विक स्तर प्रकाश में आए हैं। यहाँ से बकरी के साथ मालिक को दफनाने एवं अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। कारीगर की कब्र भी मिली है। मेहरगढ़ के नवपाषाणकालीन चरण की मुख्य विशेषताएं थी। कच्ची ईंटों से शिकार के आकार में अंगीठियों से युक्त मकान, चकमक पत्थर प्रिंट पर आधारित वस्त्र उद्योग और जुड़ा हुआ हंसिया। कश्मीर के नवपाषाणकालीन स्थल। कश्मीर में नवपाषाणकालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल बुर्ज-होम, गुफ कराल और कनिष्कपुरा में है। बुर्ज-होम की खोज 1935 ईस्वी में एच.डी. टेरर तथा टी.टी. पीटरसन ने की थी। बुर्ज-होम का अर्थ होता है भोज वृक्ष का स्थान, प्लेस बर्थ ऑफ ट्री, ठीक है। बुर्ज-होम के लोग खुरदरे, धूसर, मृदभांड, क्वार्ट्ज, ग्रे पोएट्री का उपयोग करते थे। और बुर्ज-होम में कब्र में पालतू कुत्तों और भेड़ियों को मालिक के शव के साथ दफनाया जाता था। यह प्रथा भारत में किसी अन्य नवपाषाण कालीन स्थल पर नहीं थी। चित्रयुक्त हार्वेस्टर तथा एक
घड़े पर सिंग वाले देवता का चित्र बुर्जोम से मिला है। ओवल डबल नोट्स हार्वेस्टर्स केवल पाकिस्तान की स्वात घाटी के क्षेत्र में मिले हैं। मतलब गुफ्त करार पुलवामा जिला की त्राल तहसील में है। यहाँ की खुदाई 1981 ईस्वी में A.K. शर्मा ने की। गुप्त करार का शाब्दिक अर्थ होता है कुमार की गुफा। और गुप्त कराल में लोग कृषि एवं पशुपालन करते थे। गुप्त कराल से अनाज पीसने एवं वस्त्र सिलने की विधि से परिचित होने के प्रमाण मिलते हैं। और अलंकृत हार्वेस्टर एवं तांबे की हेयर पिन गुप्त कराल से मिली है। और कश्मीर के नवपाषाणकालीन स्थलों की विशेषताएं गर्तावास या गड्ढों में बनाए गए आवास, ठीक है, और अन्य प्रकार के मर्दबान, पत्थर और हड्डियों के औजार, माइक्रोलिथ की अनुपस्थिति, ठीक है, ध्यान रखना माइक्रोलिथ जो लेते हैं वो नहीं पाए जाते हैं इसमें। नवपाषाण कश्मीर के जो नवपाषाण काल है उसमें, ठीक है। और लघु पाषाण फलक उद्योग का पूर्णतः अभाव है। गोमल नदी घाटी में गुमला से विशाल सामुदायिक चूल्हे मिले हैं। और उत्तर प्रदेश एवं बिहार के नवपाषाणकालीन स्थल चिरांद आपका कहाँ पे है? सारण जिला जो बिहार में पड़ता है वहाँ का है। और वहाँ से चिरांद नामक नवपाषाणकालीन स्थल से अत्यधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। और चिरांद से पत्थर के उपकरण नहीं मिले हैं। चिरांद गंगा, सोन, गंडक और गागरा नदी के संगम पर स्थित है। गंगा, सोन, गंडक और गागरा नदी के संगम पर स्थित है चिरांद बिहार, ठीक है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश स्थित कोल्डी हवा और मगदहा और महागरा और पंचो अन्य महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल हैं। कोल्डी हवा से नवपाषाण काल के साथ ताम्र और लौह कालीन संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश में विंध्यन क्षेत्र में बेलन घाटी में स्थित कोल्डी हवा एक ऐसा नवपाषाणकालीन स्थल है जहाँ से 6000 ईसा पूर्व का छावल धान का प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी में ही स्थित महगढ़ा से भी चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के लहुरा देव संत कबीरनगर जिला से लगभग 9000 से 8000 ईसा पूर्व का चावल की खेती का जो साक्ष्य है वो नंदन खोज में मिला है। और जैसे भारत में खेती का प्राचीनतम साक्ष्य माना गया है, जबकि मेहरगढ़ जिसे भारत में खेती का प्राचीनतम साक्ष्य माना गया है, जबकि मेहरगढ़ से प्राप्त खेती के साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व के हैं। कोल्डी हवा और महागरा से वृत्ताकार झोंपड़ियों के कई स्तर प्राप्त हुए हैं। यहाँ से डोरी या टोकरी की छाप वाले हाथ से बने अनगढ़ मृदु वाहन भी प्राप्त हुए हैं। महगढ़ा से मवेशी के खुरों एवं खूंटों के निशान से युक्त पशु बाड़ा एवं गौशाला का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बेलन घाटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा, चौपानी मांडो और महगढ़ा नामक स्थानों से अन्न संग्रह चरण से अन्न उत्पादन चरण में संक्रमण टर्निंग इनटू फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम फूड गैदरर के संकेत मिलते हैं। और कोल्डी हवा से रस्सी, चाप, डोरी, छाप और मृदपांड मिले हैं। चौपानी मांडो से मृदपांडों के उपयोग का सबसे पुरातन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल कर्नाटक में मास्की, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी और संगनकल्लू, हल्लूर, कोड्डेकल और टी नरसीपुर और टेक्कलकोट, ये सभी कहाँ पे है? कर्नाटक में। मास्की, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, संगनहल्लू, हल्लूर, कोड्डेकल और नरसीपुर और टेक्कलकोट। ये आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा है। उत्तनूर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तनूर कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में। संगनकल्लू कर्नाटक में, लेकिन संगनपल्ली आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये सब थे पल्लवाय, उत्तनूर, पल्लवाय, संगनपल्ली और नागार्जुनकोंडा, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम? दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण नवपाषाण जो नियोलिथिक साइट से वो देख रहे हैं, ठीक है। तमिलनाडु में हमने देखा, तमिलनाडु में पेयमपल्ली, पल्लवाय देखो उसमें आंध्र प्रदेश में, लेकिन पेयमपल्ली आपको कहाँ पे? तमिलनाडु में। पेयमपल्ली तमिलनाडु में। और दक्षिण भारत में सर्वप्रथम नवपाषाणकालीन स्थल साक्ष्य कहाँ पे मिले? संगनकल्लू, जो कि तमिलनाडु में नहीं है, जो कि कहाँ पे है? संगनकल्लू कर्नाटका में, संगनकल्लू, ठीक है। संगनपल्ली आंध्र प्रदेश में। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम नवपाषाणकालीन साक्ष्य कहाँ से मिले? संगनकल्लू से मिले हैं। और नागार्जुनकोंडा में मिले हैं। नागार्जुनकोंडा कहाँ पे? आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पहला संगनकल्लू कर्नाटक और नागार्जुनकोंडा दूसरा ये आंध्र प्रदेश में। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल का मुख्य स्थान बेल्लारी कर्नाटक है, जिसकी खोज विलियम फ्रेजर ने 1872 ईस्वी में की थी। बेल्लारी के नवपाषाणकालीन स्थलों संगनकल्लू, टेक्कलकोट, बुत्तीहल, कुप्पगल, ठीक है, और कुदिथिनी, ये प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन स्थलों पर विशेषतः कर्नाटक के पिकलीहल और भस्म टीले पाए गए हैं। भस्म टीले मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष हैं।
और जानवरों को एक बड़े बाड़े में रखा जाता था, और और उनका जो गोबर इकट्ठा होता था उसमें आग लगा दी जाती थी, जिससे वो गोबर राख के ढेर में परिवर्तित हो जाता था। सर्वप्रथम टीजे न्यू वर्ल्ड ने कर्नाटक स्थित कुप्पगल से राख के टीले की खोज की, एवं रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सर्वप्रथम इन टीलों का संबंध नवपाषाण काल से बताया है। सभी दक्षिणी भारतीय नवपाषाणिक स्थलों से राख के टीलों की प्राप्ति नहीं हुई है। राख के टीले ऐश माउंट्स मिले हैं कहाँ पे? पहले कर्नाटका में पिगलीहल, संगनकल्लू, कुप्पगल, बुद्धिहल, मस्की, ब्रह्मगिरी और बुत्तिकनामा। आंध्र प्रदेश में उतनूर और पल्लवायक। और बुद्धिहल से सामुदायिक फौज उत्सव का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टेक्कलकोट से सोने की जो लटकन या कान की जो बालियां हैं वो टेक्कलकोट कर्नाटका से मिले हैं। और कर्नाटका में स्थित वाट्टगल से सुपारी के साक्ष्य मिला है। 2001 में PC राजेंद्र ने तमिलनाडु स्थित ओदे से शिशु कपाल प्राप्त किया है, जो पाषाणकालीन था। ठीक है। और तमिलनाडु स्थित तमिलनाडु में आदिचलनूर में ऐसी बहुत सी कब्रें मिली है जिनमें शवों की हड्डियां पात्रों में रखकर दबाई गई है। ठीक है। असम में मेघालय की गारो पहाड़ियां से भी नवपाषाणकालीन उपकरण मिले हैं गारो पहाड़ियों से। और मृदबांध सर्वप्रथम नवपाषाण काल में बने लगे। पोइट्री फर्स्ट अपेयर्ड इन नियोलिथिक एज, क्योंकि इसी काल में सर्वप्रथम खेती की शुरुआत हुई थी और लोगों को अन्न संग्रह हेतु बर्तनों की आवश्यकता पड़ी। कुंभकारी सर्वप्रथम नवपाषाण काल में दिखाई देती है। आरंभ में हाथ से बनाए गए मृदबान हैंडमेड पोटरी मिलते हैं, और बाद में बर्तन बनाने के लिए कुम्हार के छाक का प्रयोग करने लगे। और इन बर्तनों में पोरिस्तार काला मृदभांड, ब्लैक बर्निश्ड वेयर दूसरे मृदभांड, और मंद वर्ण मृदभांड इम्प्रेस्ड वेयर शामिल है। नवपाषाणकालीन औजार सेल्ट, दूसरा कुल्हाड़ी, वसूले और छेनी। नवपाषाणकालीन लोगों की मुख्य उपलब्धियां जानवरों को पालतू बनाना, ये अचीवमेंट थी। जानवरों को पालतू बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। यह प्रक्रिया मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण से शुरू हुई थी, और पशुपालन के थोड़े समय बाद ही कृषि शुरू हुई थी। पशुपालन हुआ पहले शुरू, उसके बाद कृषि शुरू हुई। पशुपालन के बाद कृषि शुरू हुई, ध्यान रखना। ठीक है। कृषि पशुपालन से पहले नहीं हुई थी, पशुपालन के बाद शुरू हुई थी। ठीक है। और पशुपालन की प्रक्रिया है वो और मध्य पाषाण काल के अंतिम समय में शुरू हो गई थी, लेकिन नवपाषाण काल आदि तक विकसित रूप से रेगुलर हो गई थी। ठीक है। और कृषि की शुरुआत भी नवपाषाण काल से हुई रेगुलर। ठीक है। और स्तर जो ग्राम्य जीवन है, स्टेबल रुस्टिक लाइफ है, जो स्तर जीवन है वो भी नवपाषाण काल से शुरू हुआ। और नवपाषाण काल के लोग रागी, कुल्थी, चावल, गेहूं, कपास, कॉटन उगाते थे। नवपाषाण काल में नाव का निर्माण शुरू हुआ। किसका? नाव का निर्माण शुरू हुआ। और नवपाषाण काल के लोग पूर्णतः पत्थर से बने औजारों पर निर्भर थे। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नवपाषाण काल में नाव का निर्माण शुरू हुआ। दूसरा, नवपाषाण काल लोग पूर्णतः पत्थर के बने औजारों पर निर्भर थे। किस पर निर्भर थे? पत्थर से बने औजारों पर निर्भर थे। पूर्णतः ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अतः उनके निवास स्थान पहाड़ियों के आसपास ही होते थे। पत्थर पर निर्भर थे, चूंकि पत्थर पर निर्भर थे इसलिए उनके जो आवास होते थे वो पहाड़ियों के आसपास ही होते थे। ठीक है। लोह युग। भारत में लोह का प्राचीनतम जो प्रमाण है वो गंगा की सहायक काली नदी के किनारे स्थित अंतरजी खेड़ा एटा उत्तर प्रदेश से मिला है, जिसकी खोज 1861-62 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है। तथा यह खुदाई कार्य आशी गौड़ के नेतृत्व में हुआ। अंतरजी खेड़ा की खुदाई में धातु शोधन करने वाली भट्टियों के अवशेष मिले हैं। और भारत में मध्य प्रदेश की जो अगरिया नामक जनजाति आदिम काल से ही देशी तकनीक से लोह तैयार करती थी। और राजस्थान में लोहे का जो प्राचीन साक्ष्य है वो आहट से प्राप्त हुआ। कहाँ से? आहट से प्राप्त हुआ है। और तमिलनाडु में पेरुम्बर से मृत पांडवों के साथ लोह सामग्री भी मिली है। सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति जो एशिया माइनर में 1800 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग शासन करती थी, उसने ही 1300 ईसा पूर्व में ही लोहे के प्रयोग किया था। ठीक है। और वाजन से ही संहिता में उल्लेखित लोह तथा श्याम का तात्पर्य क्रमशः तांबे और लोहे के अर्थ में ग्रहण किया गया है। और अथर्ववेद में उल्लेखित श्याम अयस से तात्पर्य लोह धातु से है। कांटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले भारी हलों का उल्लेख मिलता है। और इस प्रकार साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि उत्तर वैदिक काल में जो लेटर वैदिक काल है उसमें ईसा पूर्व 8वीं सदी में, ईसा पूर्व 8th सेंचुरी में भारतीयों को लोहे का ज्ञान प्राप्त हो गया था लेटर वैदिक काल में। और इस काल के लोग एक विशेष प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे क्या कहते थे? चित्रित दूसर मृदबांड, गैरिक मृदबांड। ठीक है। या
पेंटेड ग्रेवेयर या PGW कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद विविध तथ्य पेसरा मुंगेर बिहार से प्रागैतिहासिक काल की झोंपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं जो 1 लाख वर्ष पुराने हैं। और बिहार में नवादा, कैमूर तथा जमुई क्षेत्र से प्रागैतिहासिक काल की गुफा चित्रकला मिली है। बिहार में ताराडी, सेनवार और सोनपुर से प्रागैतिहासिक काल की तांबे की खानें मिली हैं। गुजरात में बनासकांठा से भी तांबे की खानें मिली हैं। ठीक है, और उसके बाद महापाषाण संस्कृति पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व, फर्स्ट मिलेनियम BC और ईस्वी सन की प्रारंभिक सदियों अर्ली सेंचुरी AD में प्रायद्वीपीय भारत विशेषकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में पनपी थी ये। ठीक है, महापाषाण संस्कृति। और महापाषाण जो मेगालिथिक है वो बड़े पत्थरों से बनी समाधि को कहते हैं। ग्रीक भाषा में मेगा का अर्थ होता है विशाल या बड़ा और लिथो का अर्थ होता है पत्थर। और दक्षिण भारत की वृद्ध पाषाणिक या महापाषाणिक कब्रों मेगालिथिक ग्रेव्स की खुदाई में लोहे के औजार प्रचुरता से मिले हैं, जो इस बात का द्योतक है कि दक्षिण भारत के लोगों को लोहे का ज्ञान 1000 ईसा पूर्व में ही हो गया था। दक्षिण भारत में पाषाण काल के बाद लोह काल आया। दक्षिण भारत में पाषाण काल के बाद क्या आया? लोह काल आया, क्योंकि यहाँ लौह पाषाण अवस्था ताम्र काल में परिवर्तित हो गई थी। क्योंकि जो नव पाषाण काल अवस्था है वो ताम्र काल में परिवर्तित हो गई थी। ठीक है, नव पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल, और जिसे नव पाषाण ताम्र पाषाण संस्कृति भी कहा जाता है। और महापाषाण काल ताम्र कांस्य काल और लोह काल के बीच की जो ट्रांजिशनल है वो संक्रांति काल है। महापाषाण काल के लोगों की कब्रों को ही महापाषाण मेगालिथ कहा जाता है। दक्षिण भारत में महापाषाण काल के लोग धान एवं रागी उगाते थे। क्या? दक्षिण भारत में महापाषाण जो संस्कृति थी उसके लोग क्या? धान और रागी उगाते थे। ठीक है, तथा काले एवं लाल मृद बांडों का प्रयोग करते थे। कैसे? ब्लैक एंड रेड वेयर का प्रयोग करते थे। यद्यपि ये संस्कृति भारत के पूर्वी, मध्य एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भी पाई जाती है, लेकिन दक्षिण भारत में इसका विशेष महत्व है, जहाँ पाषाण युग के बाद इसका प्रारंभ हुआ। वी.डी. कृष्णस्वामी के नेतृत्व में दक्षिण भारत की महापाषाण समाधियों या कब्रों की खोज हुई। इन कब्रों से 33 प्रकार के लोहे के उपकरण मिले हैं। कश्मीर के बुरजोम गुफ कराल से भी नद्दूकल मैनियर समाधियां मिली है। ठीक है, और राजस्थान में महापाषाण संस्कृति के अवशेष अरावली पर्वतमाला से प्राप्त हुए हैं। हल्लूर जो कि कर्नाटका में है, नव पाषाण एवं महापाषाण के बीच एक जो ट्रांजिशनल साइट है, क्या है? संक्रांति स्थल है हल्लूर कर्नाटका में। ठीक है, क्या? नव पाषाण और महापाषाण के बीच का ट्रांजिशनल जोन। ठीक है, और तमिलनाडु में आदि चलनूर, क्या? तमिलनाडु का आदि चलनूर नामक स्थान से पूर्व ऐतिहासिक काल की प्री हिस्ट्री की समाधियों के साथ लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। और सर्कोफेगी क्या है? एक सर्कोफेगी महापाषाण संस्कृति में शब्द अपनाने की एक पाषाण मंजूषा होती थी। ठीक है, और लोह प्रयुक्ता संस्कृतियों के प्रमुख स्थल चित्रित तुषर मृदबान संस्कृति, ये चित्रित पेंटेड ग्रे वेयर जो संस्कृति है PGW, ये सिंधु गंगा जल विभाजक तथा ऊपरी गंगा घाटी, अहिछत्रपुर, आलमगीरपुर, अल्लाहपुर और हसीनापुर और अंतरजीखेड़ा, जाखेड़ा, रोपड़ यहाँ पे थी। ठीक है, चित्रित दुस्तर मृदपाल संस्कृति। उसके बाद दूसरी है मध्य भारत, मालवा, नागदा, उज्जैन, एरन, ये मध्य प्रदेश में पाई जाती थी। ठीक है, और मध्य निम्न गंगा घाटी ये पूर्वी भारत में, जैसे पांडु राजा डीबी, महिषदाल पश्चिम बंगाल और चिरान सोनपुर भी आ रही है यहाँ पे। चौथी है दक्षिण भारत में हल्लूर और आदि चलनूर। महाराष्ट्र में माहूर जारी, ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में माहूर जारी के एक महापाषाण युगीन स्थल पर लोहे की कुल्हाड़ी मिली है, जिसमें 6% क्या है? कार्बन है, और जिसे एक इस्पात का साक्ष्य माना गया है। तो ये माहूर जारी से महाराष्ट्र से क्या मिला है? इस्पात का। ठीक है, और हल्लूर से तीरों और पालों के लोहे के सिर मिले हैं। और जाखेड़ा से लोहे का बना हल फाल मिला है। ठीक है, कहाँ पे? जाखेड़ा से लोहे का बना हल फाल। लकड़ी का तो देखो हमने कालीबंगा में देखा था, राजस्थान में हनुमानगढ़ में वो है, लेकिन जो लोहे का मिला वो जाखेड़ा से मिला, लोहे का बना हल फाल। ठीक है, विभिन्न संस्कृतियाँ एवं उनके संस्कृति काल देखते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं कायस्थ संस्कृति 2000 से 1800 ईसा पूर्व तक है। 2000 से 1800 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके बाद मालवा संस्कृति, ये कब की है? 1700 से
1200 ईसा पूर्व की, 1700 से 1200 ईसा पूर्व की मालवा संस्कृति। जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व की है जोरवे संस्कृति, ठीक है। आहट संस्कृति ये 2100 से 1500 ईसा पूर्व की है आहट संस्कृति। और गैरिक मृदबान संस्कृति ये 2000 से 1500 ईसा पूर्व की है। गणेश और राजस्थान की ये संस्कृति है ये 2800 से 2200 ईसा पूर्व की है। कब की है? 2800 से 2200 ईसा पूर्व की। तो पहले देख लेते हैं। और कायता संस्कृति 2000 से 1800, मालवा संस्कृति 1700 से 1200, जोवे संस्कृति 1400 से 700, आहट संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व, और गैरिक मृदबान संस्कृति 2000 से 1500 ईसा पूर्व, और गणेश 2800 से 2200 ईसा पूर्व। अब हम देखते हैं दक्षिण भारत की महापाषाण मेगालिथिक समाधियों की प्रकार देखते हैं, ठीक है। ये समाधियां, स्थान और विशेषताएं। सबसे पहले श्रेष्ठ समाधियां ये ब्रह्मगिरी स्थान है, और खाई खोदकर पत्थर की शिलाओं से एक आयताकार संदूक बनाकर उसमें शव रखा जाता था। उसके बाद पिट सर्किल समाधि ये ब्रह्मगिरी मिली है, और स्थान है ब्रह्मगिरी। पत्थरों की सहायता से एक व्रत बनाकर उसमें दूसरी खाई निर्मित कर उसमें शव को रखा जाता था। उसके बाद कैन सर्किल ये चिंगलकूट चेन्नई में विशाल पत्थरों के टुकड़ों से निर्मित शव में अस्थि पात्र रखे जाते थे। और डोलमेन ये सिंगलकूट ये डोलमेन सिस्टम आदि के समान हो रहा था, किंतु संदूक पृथ्वी के अंदर न होकर बाहर ऊपर को होता था। अम्ब्रेला स्टोन ये कोचीन केरला स्थान है, और वर्गाकार भूखंड पर 4 पत्थर के पाए बनाकर ऊपर एक छतरी बनाई जाती थी, ठीक है। खुर स्टोन ये कोचीन, इसमें छत्र के आकार का एक महापाषाण जमीन पर ही बनाया जाता था। कंदरा समाधि ये कोचीन में आयताकार खाई में शव को रखना जाता था। मैनहीर समाधि ये कोचीन में ग्रेनाइट की 81 पत्थर मनोरथी का प्रयोग होता था। उसके बाद देखते हैं ताम्र पाषाण संस्कृतियां, चाकोलिथिक कल्चर। मानव द्वारा व्यवहार में लाई गई पहली धातु तांबा 5000 ईसा पूर्व थी। तकनीकी दृष्टि से यह हड़प्पा से पहले की है, किंतु कालक्रम में यह हड़प्पा के बाद की है। गैरिक रंग मृदभांड ऑकर कलर्ड पोट्री OCB इस संस्कृति के विशेष मृदबांध है, जबकि काले लाल ब्लैक एंड रेड जो वायर है वो BRW वो सर्वाधिक प्रचलित थे। उत्तर प्रदेश का दुहाक क्षेत्र ताम्र पाषाण संस्कृतियों का केंद्र कहलाता था। नव पाषाण युग के बाद धातु युग आया। इसमें कुछ समय तक पाषाण उपकरणों का प्रयोग भी धातु के साथ ही होता रहा। ताम्र पाषाण संस्कृति पत्थर और तांबे के औजारों पर आधारित थी। कभी कभी वे निम्न गुणवत्ता का कांस्य उपयोग में रहते थे। ताम्र पाषाण संस्कृति में लोग मुख्यतः ग्रामीण लोग थे। वे पहाड़ियों एवं नदियों के आसपास रहते थे, जबकि हड़प्पा संस्कृति के लोगों में नगरीकरण विकसित हो चुका था। भारत में ताम्र पाषाण युग के मुख्य क्षेत्र दक्षिण एवं पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी, आहड़ एवं गिलुंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, कायता, एरन और पश्चिमी महाराष्ट्र एवं दक्षिण पूर्वी भारत है। बिहार में चिरांद, सोनपुर, ताराडी, सेमवार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेराडी और नरहान, पश्चिम बंगाल में महिषादाल और पांडु राजा डीबी में भी ताम्र पाषाण संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति 2800 से 2200 ईसा पूर्व की है, ठीक है। ये 2800 से 2200 ईसा पूर्व की। सिख राजस्थान के नीमगा थाना क्षेत्र में कांतली के उद्गम स्थल पर गणेश्वर ताम्र पाषाण काल का महत्वपूर्ण केंद्र था। RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के अनुसार यहाँ उत्खनन 1977 ईस्वी में किया गया था। गणेश्वर ताम्र युगीन सभ्यताओं की एक जननी है, ठीक है। और गणेश्वर का काल देखते हैं 2800 से 2200 ईसा पूर्व तक है, तथा गणेश्वर प्राक हड़प्पा सभ्यता स्थल का केंद्र था। गणेश्वर से हड़प्पा सभ्यता को तांबे की आपूर्ति होती थी। यह स्थल खेतरी झुंझुनू की तांबे की खानों के नजदीक ही स्थित है। गणेश्वर से तांबे के तीर, भाले, मछली पकड़ने के कांटे और चूड़ियाँ, शनि आदि मिलते हैं। गणेश्वर के लोग मुख्यतः शिकार पर आंशिक रूप से कृषि पर निर्भर थे, ठीक है। मुख्यतः शिकार पर थे, ठीक है, लेकिन थोड़े थोड़े कृषि पर थे। और जोधपुरा संस्कृति पूर्वी राजस्थान में साहिबी या साबी नदी पर है। साबी नदी के किनारे स्थित है। और जोधपुरा कहाँ पे है? जयपुर जिले में स्थित है। और राजस्थान में जोधपुरा, जयपुर भरतपुर से काले एवं लाल मृदपान संस्कृति के बर्तन मिले हैं। बनास घाटी या आहट संस्कृति ये 2100 से 1500 ईसा पूर्व की है। बनास नदी घाटी की ताम्र पाषाण संस्कृति के केंद्र आहड़, किलुंड राजस्थान में है, और मरमी एवं बालाथल थे, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और यह संपूर्ण सभ्यता बनास नदी घाटी में अवस्थित थी, इसलिए इसे बनास संस्कृति
या बनास कल्चर कहते हैं। आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण संस्कृति है। आहड़ क्या है? एक ग्रामीण संस्कृति है। यहाँ से प्राप्त बर्तनों का रंग काला और लाल होने के कारण इसे काले लाल मृदपान संस्कृति ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर भी कहा जाता है। आहड़ आहड़ ये राजस्थान के उदयपुर में स्थित बेड़स नदी के किनारे पर स्थित है। बेड़स नदी उदयपुर के निकट कोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर भीलवाड़ा में बिगुंद के पास बनास में मिल जाती है। उदय सागर तक बेड़स नदी को आहड़ नदी और आयड़ नदी के नाम से पुकारा जाता है। आहड़ को अगाटपुर तथा आगट दुर्ग तथा धूलकोट भी कहा जाता है। आहड़ का प्राचीनतम नाम ताम्रवती या ताम्बवती था, अर्थात तांबावली जगह है। इसका नाम 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच था इसका समय, ठीक है। और आहड़ में सर्वप्रथम उत्खनन 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। एक ही व्यास ने किया था। 1951 से 1956 के बीच रतन चंद्र अग्रवाल RC अग्रवाल ने और 1961 में SD सांकलिया ने उत्खनन का कार्य करवाया। और उत्खनन से आहड़ संस्कृति के 15 चरण प्राप्त हुए, जिसने 15 स्टेजेस प्राप्त हुए। आहड़ से 6 प्राप्त मुद्राएं एवं 3 मुहरें यूनानी भाषा में लेख से युक्त एवं मुद्रा गेहूं, चावल, ज्वार एवं बाजरा, पैरों से चलित आटा पीसने की चक्की, रसोई घरों में सिलबट्टी, सूत काटने की चरखी, मिट्टी तथा तांबे की दीपक एवं लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई है। आहड़ से प्राप्त बैल की मरण मूर्ति टेराकोटा बोल्स को बनासियन बोल की संज्ञा दी गई है। आहड़ से अनाज रखने के बड़े मृद भांड भी मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे एवं कोट कहा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य आहड़ से उपलब्ध माना जाता है। SD सांगलिया के कथा अनुसार आहड़ में सूक्ष्म पाषाण उपकरण नहीं मिले हैं, परंतु तांबे के उपकरण बहुतायत में मिले हैं। आहड़ के लोगों को धातु कर्म का ज्ञान था और आहड़ में पत्थर की कुल्हाड़ियों या फलकों का लगभग अभाव ही है। आहड़ में ये कुल्हाड़ियों और फलकों का अभाव है, नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं गिलुंड, ये राजसमंद में है। ये राजस्थान के राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे स्थित है। और इसका जो उत्खनन है वो 1959 से 60 में बीबी लाल ने के निर्देशन में हुआ था। और ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग पकी हुई ईंटों का प्रयोग बहुत ही कम करते थे। गिलुंड एकमात्र ताम्रपाषाण एक स्थल है जहाँ मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और 1500 ईसा पूर्व के आसपास गिलुंड में कच्चे मकान थे और आहड़ में लोग पत्थर के बने मकानों में रहते थे। और गिलुंड आहड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र था। और गिलुंड में एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं। उसके बाद बालाथल, ये उदयपुर में बालाथल भी आहड़ संस्कृति का केंद्र था। और बालाथल की खोज 1962-63 में VN मिश्र ने की थी। और 1993 से 94 में यह उत्खनन का कार्य VN मिश्र के नेतृत्व में ही हुआ। ये नवीनतम ज्ञात ताम्रपाषाण स्थल है। बालाथल से दुर्गनुमा भवन एवं कुष्ठ रोग का शुरुआती प्रमाण अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ लेप्रोसी मिला है। और ये लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग है उसके प्रमाण मिले बालाथल से, ठीक है। और राजस्थान एवं मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में सांड की मण मूर्तियां भी मिली है। भीलवाड़ा राजस्थान में खारी नदी के खारी नदी के किनारे ओजियाना भी ताम्रपाषाणिक स्थल है। क्या है ओजियाना? ये क्या है? ताम्रपाषाणिक स्थल है। मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृति आहड़ संस्कृति की उत्तराधिकारी संस्कृति थी। और मालवा संस्कृति की प्रमुख विशेषता मालवा मृत भांड है, जो कि समस्त ताम्रपाषाण मृद भांडों में सर्वाधिक उत्कृष्ट माने गए हैं। और मालवा से प्राप्त चरखे एवं टकलियों से पता चलता है कि मालवा की संस्कृति के लोग चरखे एवं कताई बुनाई से परिचित थे। और सबसे बड़ी ताम्र निधि मध्य प्रदेश के गुनगेरिया से प्राप्त हुई है। और मालवा संस्कृति मध्य भारत के मालवा क्षेत्र तथा महाराष्ट्र के दक्षिण प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में मौजूद थी। और मालवा क्षेत्र ताम्रपाषाण स्थलों से भरा पड़ा है। माहेश्वर, नागदा, एरन, कायता, नवदा टोली, नारदी इसके प्रमुख स्थल है। मालवा संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नवदा टोली एवं माहेश्वर पुरा स्थलों से प्राप्त होती है। नवदा टोली नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवदा टोली मालवा संस्कृति का प्रतिनिधित्व स्थल है। नवदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर SD सांगलिया ने किया था। नवदा टोली भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्रपाषाण युगीन ग्राम स्थल है, ठीक है। ग्राम स्थल है, ग्राम। और नवदा टोली से लगभग सभी प्रकार के अनाज मिले हैं। भारत के किसी अन्य स्थल से इतने सारे अनाज नहीं मिलते हैं, ठीक है। और नवदा टोली की मुख्य अभिलक्षण विशेषता क्या है? चित्रित वाले लाल मृद भांड है। ये विशिष्ट प्रकार के लाल पॉलिश वाले मृद भांड है, जिन्हें काले रंग के चित्रों से सजाया गया है। और इन्हें मालवा मृद भांड की संज्ञा दी गई है।
ठीक है। उसके बाद कायता संस्कृति, ये यूपीएससी ने इसके बारे में कई बार पूछा हुआ है। उज्जैन मध्य प्रदेश में छोटी काली सिंध नदी, कौन सी काली सिंध नदी, छोटी काली सिंध नदी पर स्थित कायता उत्खनन, कायता का जो उत्खनन है वो कायता संस्कृति का उत्खनन 1965 से 1966 ईस्वी में वीएस वाकन करने किया था। किसने किया था? वीएस वाकन करने किया था। और मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल कायता होने के कारण इसे इसे कायता संस्कृति भी कहा जाता है। कायता में प्राक हड़प्पन या हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है, यानी कि हड़प्पा के बाद का प्रभाव है वो इसमें दिखाई देता कायता में। और कायता प्राचीनतम ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। इसके बाद कालक्रम की दृष्टि से आहड़, मालवा, नवराटोरी और जोरवे संस्कृति आती है। कालक्रम की दृष्टि से चलिए, उसके बाद आती है आहड़, आहड़ के बाद मालवा, मालवा के बाद जोरवे संस्कृति आती है, ध्यान रखना, ठीक है, इसका क्रम याद रखो। कायता सबसे पहले थी कायता, कायता के बाद आहड़, आहड़ के बाद मालवा, मालवा के बाद आपकी जोरवे आती है। और कायता स्थित एक घर में तांबे के 29 कंगन तथा दो विशेष प्रकार की कुल्हाड़ियाँ मिली है। यहाँ से एक बर्तन में शैलखड़ी के 40,000 सूक्ष्म नलकों से निर्मित हाथ भी मिला है। मालवा तथा मध्य भारत की कायता, उज्जैन एवं एरन सागर, जो मध्य प्रदेश की बस्तियां ताम्र पाषाण काल की सबसे प्राचीनतम बस्तियां हैं जो किले बंद है। और पश्चिमी महाराष्ट्र की बस्तियां हैं वो बाद की मालूम होती है, ठीक है। अब पढ़ेंगे जोरवे संस्कृति के बारे में। 1400 से 700 ईसा पूर्व जोरवे संस्कृति विदर्भ एवं तटीय कोंकण को छोड़कर संपूर्ण आधुनिक महाराष्ट्र में विद्यमान थी। जो संपूर्ण ये जो आपका कोंकण तट है उसको छोड़कर संपूर्ण आधुनिक जो महाराष्ट्र उसमें विद्यमान थी। पश्चिमी महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण काल के सबसे व्यापक उत्खनन हुए हैं। अहमदनगर में जोरवे, नेवासा, देमाबाद और पुणे में चंदोली, सोनगांव, इनामगांव और नंदुरबार में प्रकाश और नासिक जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल है। यहाँ जोरवे संस्कृति थी, परंतु इनमें दक्षिण के नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी विद्यमान थे। जोरवे संस्कृति यद्यपि क्या थी? ग्रामीण थी, रूरल थी, और फिर भी इसकी कई बस्तियां जैसे देमाबाद, महाराष्ट्र, इनामगांव नगरीकरण की अवस्था तक पहुंच गई थी, ठीक है। और महाराष्ट्र में ताम्रपाषाणिक संस्कृति का जो आरंभ है वो स्वाल्दा कल्चर से होता है, स्वाल्दा संस्कृति से होता है, जो इसका प्रथम चरण फेज फर्स्ट है कहलाती है। और स्टेज फर्स्ट इस संस्कृति स्थल को एस सली द्वारा प्रकाश में लाया गया था। और स्वाल्दा महाराष्ट्र के धुले जिले में मध्य तापी बेसिन में स्थित है। जोरवे के बारे में पढ़ते हैं। जोरवे संस्कृति गोदावरी परवरा नदी घाटी में पनपी थी। जोरवे संस्कृति कहाँ पे? गोदावरी परवरा नदी घाटी में पनपी थी। और जोरवे नामक स्थल महाराष्ट्र में कहाँ पे? महाराष्ट्र में गोदावरी की सहायक परवरा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। और 1950-51 में हसमुख धीरजलाल सांकलिया HD सांकलिया आने और शांताराम भालचंद्र देव ने के निर्देशन में इस स्थल की खुदाई हुई। जोरवे इस संस्कृति का प्रथम उत्खननीय स्थल एवं प्रतिनिधि स्थल है। आवासीय बस्तियों एवं स्वाधान से ऐसा लगता है कि जोरवे संस्कृति में सामाजिक असमानता प्रारंभ हो चुकी थी और जोरवे बस्तियों में निवास अधिक्रम सेटलमेंट हायरार्की दिखाई देती है। अतः जोरवे में द्विस्तरीय निवास का आभास मिलता है, ठीक है। द्विस्तरीय आवास तट, ये द्विस्तरीय निवास है इसमें, कहाँ पे? जोरवे। और मुखिया आयताकार घरों में तथा जो अन्य लोग हैं वो द्वीप पर वो वर्ताकार झोंपड़ियों में रहते थे। जोरवे संस्कृति से दैतानिक व्रतपांड डायग्नोस्टिक पोट्री है वो मिले हैं। और नैदानिक व्रतपांड लाल तट पर काले डिजाइन वाले छाक निर्मित बर्तन है। हाथ से बने टूंटे वाले लाल रंग के लेप वाले पात्र जोरवे संस्कृति के विशिष्ट पात्र हैं। और सोने के आभूषण केवल जोरवे संस्कृति में ही मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोने के आभूषण केवल जोरवे संस्कृति से ही मिलते हैं, सोने के आभूषण। और जोरवे संस्कृति कालीन महाराष्ट्र में लोग मृतक को अस्थि कलश में रखकर ही घर में फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। वे कुछ बर्तन एवं तांबे की वस्तुएं भी कब्र में गाड़ते थे ताकि मृतक के अगले जन्म में भी काम आ सके, ठीक है। और पश्चिमी भारत में पूर्ण समाधान प्रसिद्ध था। पश्चिमी भारत में कैसा? पूर्ण समाधान प्रसिद्ध था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रसिद्ध था। पूर्वी भारत में कैसा? आंशिक, ठीक है। और दक्षिण भारत में लोग पूर्व पश्चिम दिशा में गाड़ते थे, पूर्व
ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ भारत में 1200 ईसा पूर्व में विलुप्त हो गई, लेकिन जोरवे यह 700 ईसा पूर्व तक चलती रही और इस प्रकार जोरवे संस्कृति सबसे दीर्घ काल तक रही। ठीक है। देमाबाद, ये महाराष्ट्र में जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा क्या है, देमाबाद है। ये गोदावरी नदी की घाटी में है, गोदावरी नदी की घाटी में है और ये 20 हेक्टेयर में फैला है और जिसमें ये देमाबाद ये जोरवे का सबसे बड़ा स्थल है। जिसमें 4000 लोग, कितने 4000 लोग रहते थे और देमाबाद के चारों ओर पत्थरों की कच्ची दीवार की किलेबंदी थी। ठीक है। और देमाबाद की खोज 1958 ईस्वी में बीपी बोपालडीकर के नेतृत्व में हुई थी, बीपी बोपालडीकर के नेतृत्व में हुई थी। और देमाबाद का सर्वप्रथम उत्खनन 1958 से 1959 ईस्वी में एम.एन. देशपांडे के नेतृत्व में हुआ। 1974 से 1975 ईस्वी में एस.आर. राव ने यह खुदाई का कार्य किया। 1775 से 76 से 1878 तक 1879 तक 1979 तक यहाँ वृहद स्तर पर खुदाई कार्य एस.ए. सली ने किया था, और देमाबाद से प्राप्त कुछ अस्थियों से शिशुओं में होने वाले स्कर्वी रोग से पता चलता है, स्कर्वी रोग का पता चलता है देमाबाद से। और देमाबाद में कांसे रथ जिसमें 2 बैल जुते हैं तथा एक नग्न मानव आकृति चला रही है, वो भी प्राप्त यहाँ से हुआ है। और देमाबाद से एक ऐसा घर मिला है जो अर्धवर्ताकार मंदिर की संज्ञा दी गई है। और देमाबाद से पत्थर का लिंग, टोटीदार मर्तबान और तांबे की सांड और गेंडा, हाथी आदि की आकृतियां भी मिली है देमाबाद से। और देमाबाद की ख्याति भारी संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है और इनमें से कुछ वस्तुएं हड़प्पा संस्कृति से प्रभावित थी। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती थी। पुणे महाराष्ट्र स्थित ये बस्ती किले बंद तथा खाई से घिरी हुई है। यहाँ से राजनीतिक संगठन की सरदारवारी व्यवस्था की भौतिक द्विस्तरीय बस्ती के अवशेष भी मिले हैं। इनाम गांव में वृहत स्तर पर खुदाई कार्य एस.डी. सांकलिया ने एम.के. धवलीकर और जे.डी. अंसारी के नेतृत्व में हुआ। इनाम गांव से गोलाकार गड्ढे वाले घर तथा भट्टी मिले हैं। इनाम गांव से मुखिया का मकान एवं वरनागार भी मिला है। इनाम गांव से मिली माता देवी की मूर्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाणी लोग माता देवी की पूजा करते थे। इनाम गांव में एक वयस्क आदमी मृत भांडों और कुछ तांबे के साथ दफनाया गया है। इनाम गांव से कुत्ते का मांस खाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि कुत्ते का मांस खाने का साक्ष्य इनाम गांव से। ठीक है। और पुणे स्थित वाल्की इनाम गांव की सैटेलाइट बस्ती, ठीक है, सैटेलाइट सेटलमेंट ऑफ इनाम गांव, ये वाल्की से मिली पुणे में। और वाल्की से प्राप्त साक्ष्य से लगता है कि हड्डी से बने फलों और बीज डालने के बर्मों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेवासा आपका कहाँ है, अहमदनगर महाराष्ट्र स्थित नेवासा की खोज एम.एन. देशपांडे ने की तथा उत्खनन एस.डी. सांकलिया ने किया था। परवरा नदी के पास स्थित नेवासा में पटसन और मोटे रेशम के धागों का साक्ष्य मिला है। नेवासा में पत्थर के कुल्हाड़ियों का कारखाना, पक्की मिट्टी निर्मित माता देवी की मूर्तिकाएं मिली है। चंदोली पुणे महाराष्ट्र स्थित चंदोली से तांबे की छेनियों, मछली पकड़ने का तांबे का कांटा आदि मिले हैं। तिथि क्रम के अनुसार भारत में ताम्रपाषाणिक बस्तियों में अनेक श्रृंखलाएं हैं और कुछ प्राक हड़प्पीय है और कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है तथा कुछ हड़प्पोत्तर काल की है। विविध संस्कृतियां, नाल संस्कृति को 1925 ईस्वी में एस.डी. हरग्रीव्स ने कलात पश्चिम बलूचिस्तान पाकिस्तान में खोजा था और 1929 ईस्वी में यह उत्खनन कार्य हुआ है। ठीक है। और यहाँ के घर एक स्थानीय नदी से प्राप्त गोल पत्थरों या निकटवर्ती पहाड़ियों से काटे गए विशाल शिलाखंडों से बनाए जा रहे थे। यहाँ एक छोटी सी कक्षिका में जो किनारों पर कच्ची ईंटें जोड़कर बनाई गई है, एक शिशु भी समाधि भी मिली है। और फेयर सर्विस के अनुसार नाल की बस्तियां जल संग्रहण और संरक्षण की एक कारगर प्रणाली के अनुसरण करती थी। कुल्ली संस्कृति 2500 से 2000 ईसा पूर्व। कुल्ली कल्चर दक्षिणी बलूचिस्तान जो नीले पाकिस्तान की एक प्रागैतिहासिक संस्कृति थी। इस संस्कृति का नामकरण ऑरेल स्टीन द्वारा खोजे गए एक पुरातात्विक स्थल के नाम पर किया गया है। ये संस्कृति कुल्ली में ही और लिंदोवारी, नियाईबूथी और एडिनसर में उद्घाटित हुई थी। कुल्ली में अनेक कमरे वाले पत्थर के घर, प्रस्तर के 2 विशाल पिसाई सिल तथा काले पत्थर के मन के प्राप्त हुए हैं। मेही से शवादान के साक्ष्य मिले हैं और निंदुवारी में बस्ती के बीच सीढ़ीदार घरों का समूह मिला है और यहीं से माता देवी की मण मूर्तियां एवं 2 सैंधव मोहरें भी मिली है। एडितसर में सीढ़ीदार चबूतरों की पूरी श्रृंखला देखने को मिलती है।
सोती संस्कृति। सोती संस्कृति का उत्खनन 1952-53 में अमलानंद घोष ने किया था। किसने किया था? अमलानंद घोष के नेतृत्व में राजस्थान के गगर हकरा, ये अब नले में गगर हकला क्षेत्र में विशेषकर बीकानेर में हुआ था। अमलानंद घोष स्वदेश संस्कृति के साक्ष्यों की सिंधु सभ्यता से समानता देखते हैं, क्योंकि ये पास में ही है तो समानता तो बनती है। और घोष ने इसे सैंधव सभ्यता या ऊपरी स्तर बताया, सैंधव सभ्यता का ऊपरी स्तर बताया था। और डीपी अग्रवाल और हॉलचिन भी यही मानते हैं कि सोती संस्कृति सिंधु सभ्यता के पूर्व की एक अलग संस्कृति नहीं थी, बल्कि वह सिंधु सभ्यता का ही प्रारंभिक रूप थी। हिसार हरियाणा में स्थित सिसवाल गांव एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। सिसवाल क्या है? एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सिसवाल ताम्र पाषाणिक स्थल है, हरियाणा में है। और सोती और सिसवाल संस्कृति संयुक्त रूप से सोती सिसवाल संस्कृति कहलाती है। दोनों संयुक्त रूप से सोती सिसवाल संस्कृति सोती सिसवाल संस्कृति कहलाती है। विविधता प्राक हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत राजस्थान में कालीबंगन एवं हरियाणा में बनावली स्पष्ट ताम्र पाषाणिक है। और सिंध में कोटदीजी भी ताम्र पाषाणिक अवस्था की थी। ठीक है। और ताम्र पाषाण का काल में छाक पर बने काले लाल मृदपांड ब्लैक एंड रेड वेयर सर्वाधिक प्रचलित थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता में गेरुए मृदपांड और कलर्ड पोट्री प्रचलित है। चित्रित मृदपांडों का प्रयोग सबसे पहले ताम्र पाषाण काल में हुआ था। ध्यान रखना, जो पेंटेड ग्रे वेयर है इसका सबसे पहला जो प्रयोग है वो ताम्र पाषाण काल में ही हुआ था। चित्रित मृदपांडों का पेंटेड वेयर का कब हुआ था? ताम्र पाषाण काल में। ठीक है, ताम्र पाषाण काल में हुआ था। और ताम्र पाषाण काल में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करते। ताम्र पाषाण काल में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। इस काल में लोग वस्त्र बनाना, मण मूर्तियां बनाना, तांबे के औजार बनाना, मृदपांड बनाने जैसी कलाओं के में निपुण हो गए थे। ताम्र पाषाण काल के लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे। लेखन कला भी नहीं जानते। ताम्र पाषाण काल के लोग लेखन कला नहीं जानते थे। और सर्वप्रथम ताम्र पाषाण काल के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े गांव बसाए थे। किस सभ्यता के लोगों ने? ताम्र पाषाण काल के। और संपूर्ण भारत में ग्रामीण जो कृषक समुदायों का जो गठन है वो इसी काल में हुआ था। और इसी काल में आधुनिक भारतीय ग्रामीण समाज की नींव पड़ी। ताम्र पाषाण काल में लोग पशुपालन मांस के लिए करते थे। ताम्र पाषाण का वेरी वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट है कि ताम्र पाषाण काल के जो लोग हैं पशुपालन क्यों करते थे? तो पशुपालन दूध के लिए नहीं करते थे, मांस के लिए करते थे, न कि दूध के लिए। अतः वे पशुओं का पूरा फायदा नहीं उठा सके और वे गाय भैंस बकरी और सूअर पालते थे। गाय भैंस और बकरी सूअर पालते थे। और ऊँट के भी अवशेष मिले हैं, बिल्कुल ऊँट के भी अवशेष मिले, लेकिन घोड़ों के नहीं है। और लोहे के औजारों के अभाव में ताम्र पाषाण काल के लोग विकसित एवं सघन कृषि नहीं कर सके। अतः भोजन एवं पोषण की कमी उनमें कारण है, जो बाल मृत्यु दर भी अधिक थी, क्योंकि पोषण आपको दूर के लिए वो पशुपालन नहीं करते थे। ठीक है। और कृषि भी उतनी नहीं कर सके, सघन कृषि भी नहीं कर सके। तो इस कारण इसमें भोजन एवं पोषण की कमी से क्या हुआ? बाल मृत्यु दर अधिक होगी। ठीक है। और ताम्र पाषाण बस्तियों के लुप्त होने का कारण क्या है? वर्षा की कमी थी। और जो ताम्र पाषाण कालीन जो बस्तियां विलुप्त होने का कारण क्या है? ये कारण है वर्षा की कमी। और पांडु राजा ढीबी बंगाल का एक पहला खोजा गया ताम्र पाषाणिक स्थल। कहाँ पे राजा ढीबी? ये बंगाल में है। ठीक है। ये पहला खोजा गया बंगाल का पहला खोजा गया ताम्र पाषाणिक स्थल। इसका उत्खनन 1957 में बीबी लाल ने किया था। 1954 से 1957 ईस्वी में, इसी के बीच में बीबी लाल ने किया था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं विविध मृदभांड। मृदभांडों को पुरातत्व की वर्णमाला कहते थे। और फिलिंडर्स ने पैट्री नामक पुरातत्ववेत्ता ने सबसे पहले विभिन्न कालों में निर्मित मृदभांडों के विशेष प्रकार एवं उनके महत्व को बताया। पहले गैरिक मृदभांड ओसीबी जिसको कहते हैं, और कलर्ड पोट्री ओसीबी गैरिक मृदभांड। इसकी खोज पहली बार 1949-50 में बीबी लाल ने गंगा घाटी में बिसोली बदायूं उत्तर प्रदेश और राजापुर परसू बिजनौर में की थी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और हस्तिनापुर के उत्खनन से इनका जो नामकरण है वो ओसीपी हुआ। और ओसीपी ताम्र पाषाण काल हड़प्पा काल से संबंधित है। ओसीपी ताम्र पाषाण काल और हड़प्पा काल से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और ओसीपी ताम्र पाषाण काल का एक विशेष मृदभांड था, लेकिन ताम्र पाषाण काल में सर्वाधिक प्रचलित मृदभांड काले एवं लाल कृष्ण लोहित BRW थे, ब्लैक एंड रेड वेयर। और गैरिक मृदभांड परिपक्व हड़प्पा संस्कृति एवं उत्तर हड़प्पा संस्कृति के समय के माने जाते हैं। और राजस्थान में गैरिक मृदभांड 9 भरतपुर में, जोधपुर जयपुर में और वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। जोधपुर जयपुर और भरतपुर 9 भरतपुर। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से लाल किला नामक स्थान ओसीबी का सबसे बड़ा उत्खनन स्थल है। लाल किला कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में ये स्थल है। रेड फोर्ट नहीं, लाल किला स्थान है गलत। कृष्ण या काला लाल मृदभांड ब्लैक एंड रेड वेयर सर्वप्रथम 1960 के दशक में अंतरजी खड़ा, जो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है, में उत्खनन से BRW ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर का संस्कृत ब्लैक एंड लाल और
काली और लाल संस्कृति का वेयर जो मृदबांध संस्कृति का पता चला, इसे अथर्ववेद में कृष्ण लोहित कहा गया है। यह प्रागैतिहासिक काल कहा गया है और यह प्रागैतिहासिक काल हड़प्पा और महापाषाण काल में प्रचलित था। लेकिन ऋग्वेदिक काल का यह प्रतिनिधि मृदबांध था। ऋग्वेदिक काल का प्रतिनिधि मृदबांध था। ठीक है, कौन सा BRW। अतः इसे आर्यों का मृदबांध भी कहते हैं। किसको? BRW को आर्यों का मृदबांध भी कहते हैं। BRW वास्तव में गैरिक मृदबांध तथा PGW के बीच का मृदबांध था। BRW हड़प्पा काल में पाया जाता है, लेकिन इसे पूर्णतः हड़प्पा संस्कृति का मृदबांध नहीं माना जा सकता, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति के मृदबांध मुख्यतः लाल एवं गुलाबी है, जिन पर काले रंग की आकृतियों का अंकन है। BRW को उलटकर तपाने की विधि, उल्टी तपाई विधि को इजिप्शियन तकनीकी कहा जाता है। इतिहासकार रामशरण शर्मा के अनुसार अथर्ववेद तथा पंचविंश ब्राह्मण में उल्लेखित व्रात्य सदन नदी के पूर्व क्षेत्र के निवासी काले एवं लाल मृदबांध संस्कृति से संबंधित है। मध्य भारत में काले एवं लाल मृदबांध का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तथा गुजरात क्षेत्र में 2000 से 1500 ईसा पूर्व एवं दक्षिण भारत में 1000 से 100 ईसा पूर्व का है। और तीसरा है चित्रित दूसर मृदबांध PGW, पेंटेड ग्रेवेयर। ठीक है, क्या है? पेंटेड ग्रेवेयर। इसकी खोज सर्वप्रथम बीबी लाल ने अहि छतरपुर बरेली उत्तर प्रदेश में की थी, लेकिन इसकी जो पूरी जानकारी वो हस्तिनापुर में 1955 के बीच किए गए उत्खनन से मिलती है। और हस्तिनापुर गंगा यमुना में स्थित एकमात्र चित्रित दूसर संस्कृति का स्थल है जहां से लोह उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। अन्य सभी स्थलों से ताम्र उपकरणों के साथ लोहे के उपकरण भी शामिल प्राप्त हुए हैं। जो प्रिंटेड ग्रेवेयर उत्तर वैदिक काल एवं महाभारत कालीन है। PGW का सर्वप्रथम प्रयोग ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों ने किया। लोह संस्कृति में भी PGW का प्रयोग होता था। जखेड़ा उत्तर प्रदेश से PGW के मृदबांध एवं लोह उपकरण मिले हैं। उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा लोह उपकरणों का कुंज अंतरजी खेड़ा से मिला है। अंतरजी खेड़ा गंगा की सहायक काली नदी के तट पर स्थित है। यह सांस्कृतिक स्तरों के अवशेष मिले हैं। चित्रित दूसर मृदबांध के अन्य स्थल हरियाणा में भगवानपुरा, पंजाब में रोपड़ एवं संगोल, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, कुलास, मथुरा एवं थापली, बिहार में वैशाली, कश्मीर में मांडा आदि है। उत्तरी काले पॉलिस्टर मृदबांध नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। चौथा ये है कि ये द्वितीय नगरीकरण से संबंधित है। जो सेकंड अर्बनाइजेशन है सेकंड अर्बनाइजेशन से उसे संबंधित है। नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये उत्तरी काले पॉलिस्टर मृदबांध, ये ठीक है द्वितीय नगरीकरण से संबंधित मृदबांध है, वेयर है। और इनका काल 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व है। कब से कब तक है? 600 ईसा पूर्व से। NPPW का 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का है। ठीक है, अतः ये महाजनपद काल, बुद्ध काल एवं मौर्य काल से संबंधित है। महाजनपद काल, बुद्ध काल और मौर्य काल से कौन सा है? NBBW, नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, महाजनपद काल, बुद्ध काल और मौर्य काल से संबंधित है। ये संस्कृति अनिवार्य रूप से लोहे से जुड़ी हुई थी। अनिवार्य रूप से किससे जुड़ी हुई थी? लोहे से जुड़ी हुई थी, जो आगे चलकर द्वितीय नगरीकरण में परिवर्तित होगी। और NBPW नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर सबसे पहले तक्षशिला से प्राप्त हुए थे। वेरी इंपोर्टेंट, सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए थे? तक्षशिला से प्राप्त हुए थे। और इन मृदभांडों का व्यापार भी होता था, जिनका प्रधान केंद्र क्या था? कौशाम्बी था। और जिसका उत्खनन GR शर्मा ने किया है। आहत सिक्कों की प्राप्ति NP नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर स्थलों से होती है। आहत सिक्कों की प्राप्ति। और गंगा घाटी क्षेत्र में घेरदार कुएं, पक्की ईंटों का प्रयोग, लोहे का प्रयोग आदि उत्तरी काली पॉलिस्टर मृदबांध संस्कृति की विशेषता है। और नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आदि सभी मृदबांधों में सर्वश्रेष्ठ मृदबांध है। और पांचवा लाल पॉलिस्टर मृदबांध, ये मौर्योत्तर एवं गुप्त काल से संबंधित है। जो रेड पॉलिश्ड वेयर RPW, ये कब के हैं? मौर्योत्तर यानी कि मौर्य के बाद और गुप्त काल। मौर्य के बाद क्या है? गुप्त काल है। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल और गुप्त काल से संबंधित है। अगर आपको गुप्तोत्तर काल पूछा जाए तो गुप्तोत्तर काल की ये नहीं है। ठीक है, मौर्य काल और मौर्योत्तर यानी कि मौर्य के बाद और गुप्त काल की शुरुआती स्टेज, तो उसमें है जो ये लाल पॉलिशदार मृदबांध थे, यानी कि रेड पॉलिश्ड वेयर, ये तब के हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ये भारत की भौगोलिक संरचना एवं इतिहास पर प्रभाव देखेंगे। ठीक, थैंक यू।